हरचंदन मास्टर्स। आज हमारे साथ पारुल जी हैं और आज वो हमें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ ज्ञान शेयर करने वाली हैं। चलिए आज उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हरचंदन पारुल जी। आत्मवंदन। हाँ जी। आत्मवंदन अनुपमा जी, थैंक यू सो मच फॉर हरचंदन। गिविंग अपॉर्चुनिटी। मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार तो मैं कोई अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ हेल्थ से रिलेटेड, और थोड़ी बहुत जो ज्ञान मैंने अभी तक अर्जित किए इतने सालों में, तो वो आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे इस जर्नी में मैं आई, और कैसे मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद फिर कैसे मैं मेडिटेशन में मैंने स्टेप किया और कहाँ मैं पहुंची हूँ। मैं उसकी जर्नी पहले अपने बचपन से बताना चाहूंगी। तो दोस्तों, मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे को ना जानवरों से बड़ा प्यार होता था। मैं उनको बहुत प्यार करती थी और मुझे लोग भी बहुत पसंद आते थे। मैं हर किसी से मिलना, हाय हेलो करना बहुत पसंद था। और ये तितलियों से देखना, उनको पूरे घंटे घंटे भर बैठ के बाहर यही देखती थी, चिड़ियों से देखना। फिर ना मेरी फैमिली क्या, हम लोग थोड़ा जिस कल्चर से वहां पे ना नॉनवेज बहुत खाया जाता है, बहुत मतलब बहुत खाया जाता है। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हो रही थी, जब समझदार हो रही थी, तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तुम खाओ, नॉनवेज अच्छी चीज है। तो मैं सोचती थी कि नॉनवेज खाना इतनी ये कैसे, क्योंकि वो तो हम जानवरों को मार के खा रहे हैं, विच इज नॉट गुड। मतलब मैं जिन्हें प्यार कर रही हूँ उसको काट के मैं खा नहीं सकती। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर ये डाल दिया कि नहीं, ये सब हमारा रिचुअल्स है, हमें खाना पड़ता है। और मैं खुद बहुत, मेरे फादर जैसे बहुत हंटिंग करते थे बहुत पहले, और उनके फादर्स भी लोग भी करते थे, कहते थे हमारा ये धर्म होता है तो हम लोग खाते हैं, हम लोग राज ठकुराने वाली फैमिली से हैं तो हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे अंदर धीरे धीरे जानवरों से ना मतलब दूरी कर दिया, क्योंकि मुझे कई कई बार लगता था कि ठीक है ना, ये तो कल्चर है तो खाएंगे, अब क्या करेंगे, इससे हमारी बॉडी अच्छी होगी, हम स्ट्रांग होंगे, हमको प्रोटीन मिलेगा, ये सब कुछ बहुत सारी मैं सारी चीजें सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी। अच्छा, इस ग्रुप में जितने भी प्योर वेजिटेरियन लोग हैं और या जो अभी वेज हो गए हैं, उन लोगों को थोड़ी सी मेरी बातें थोड़ी अटपटी लगेंगी, क्योंकि मैं नॉनवेज के बारे में इसमें थोड़ा बताऊंगी, और कैसे मैं फिर इससे दूर होके मैं कैसे आई अब वेजिटेरियन होकर, तो वो मैं थोड़ा बताऊंगी। अगर थोड़ा सा अटपटा लगे तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो फिर जब मैं बड़ी होती गई तो उसके बाद क्या हुआ कि दूध दही शक्कर तो खैर बहुत ही हर फंक्शन हर में, और व्रत के नाम से बस यही खाया जाता था। कि जैसे व्रत मेरी मम्मी रखती तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे, क्योंकि उस दिन मम्मी बहुत अच्छे मतलब पकवान बनाती थी। मतलब अनाज का तो नहीं बनाती थी, लेकिन ये साबूदाना खीर, ये कचौरी, दूध वगैरह बहुत, तो हम लोग बहुत मजे से उस दिन को भी इंजॉय किया करते थे। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो हस्बैंड, उनके फैमिली में भी सब नॉन वेज ईटर है, लेकिन उनके फैमिली में क्या था कि उन लोग का जो किचन है वो अलग रहता है। हालांकि मेरे घर में भी ये चीज था कि कोई भी बर्तन इधर से इधर मतलब टच नहीं होना चाहिए, वेज का खाना अलग, क्योंकि मेरी मम्मी सत्संगी थी, राधा स्वामी की भक्ति, तो वो उसमें कल्चर में थी, तो उनको ये सब नहीं पसंद था। लेकिन मेरे फादर, मेरे ब्रदर सब लोग खाते थे। और मेरी फैमिली, मेरे ससुराल में थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि खाना है तो बाहर ही खाओ, घर पे तो नहीं खाओ। और खाना भी अगर है तो घर के बाहर जाके बनाओ किचन में, यहाँ घर में अलाउड ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड की भी वही थिंकिंग थी। तो जब शादी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड मॉडर्न ख्यालात के थे, वो बैंगलोर में बहुत दिन तक पढ़ाई भी किए थे, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा अलग है होंगे अपनी फैमिली से। और क्योंकि अब मैं नॉन वेजिटेरियन हो गई थी, बहुत ज्यादा मतलब मुझे पसंद आने लग गया था, तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड घर पे खाते ही नहीं थे, हमेशा बोलते थे बाहर चल के खाएंगे, नहीं तो घर पे, और वो भी इतना बिल्कुल नहीं खाते थे, बहुत कम, महीने में एक आध बार। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कैसे एक फैमिली से मेरी शादी करा दी कि ये लोग खाते भी नहीं है, और मेरे को मेरे हस्बैंड घर पे बनाने भी नहीं देते, और बोलते बाहर का खाओ। और बाहर का तो सबसे बेकार होता है, बाहर पता नहीं किस ऑयल से बनता है, वो लोग कितने दिन तक सड़ा के रखते होंगे। ये सब मेरी थिंकिंग थी कि मुझे लगता था नॉनवेज भी फ्रेश खाना चाहिए, घर पे खाना चाहिए, ये थिंकिंग थी। और मुझे खराब भी लगता था। फिर
ठीक है, टाइम के साथ तो मैंने उनके साथ मैनेज किया कि कोई बात नहीं, चलो बाहर ही खा ले, अब क्या करें, यही किस्मत है, यही कर लेते हैं। फिर मेरा बेटा हुआ, तो फिर बेटे को फिर हमने उसको एग खिलाना शुरू किया। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो ठीक है, एग अपन घर में बना सकते हैं, और वो भी उसके लिए अलग से रहेगा, लेकिन नॉन वेज नहीं आएगा बिल्कुल, वो जो होता है नॉन चिकन फिश ये सब नहीं आएगा, अंडे तक हम लोग खा सकते हैं। तो मैं उसमें खुश हो गई कि चलो ठीक है। फिर मैं बेटे को भी माइंड में डालती रहती, पता है हमें खाना चाहिए, हमें फ्रेश खाना चाहिए। तो अब जब वो 10 साल मतलब 8 साल का हुआ, तो मैं बता रही हूँ 2022 तक में मैंने उसके दिमाग में भर दिया था, नॉनवेज खाओगे तो तुम बहुत अच्छे होगे, तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, तो अच्छा प्रोटीन ये सब सब होगा तुम्हारा। तो अब क्या हुआ कि इन सब के चलते ना मेरे हस्बैंड को लगा कि यार मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं बेटे के साथ भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इन लोग को इतना पसंद है और मैं घर पे ही नहीं बना रहा। तो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने फिर फाइनली एग्री करके कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक इंडक्शन मंगाते हैं और वहां घर पे ही बनाएंगे, बस सब बाहर बनाएंगे, बालकनी वगैरह में बनाएंगे, लेकिन घर के अंदर नहीं। तो मैं बड़ी खुश हो गई। ये है 2022 नवंबर की बात। तो मैं बड़ी खुश हो गई। अब इस ये मेरी एक कहानी चल रही है, इसके पीछे एक और कहानी मेरी क्या चल रही है कि कोरोना आया। कोरोना के बाद से क्या हुआ, वैक्सीनेशन लगा। मैं बड़ी खुश, क्योंकि मैं बचपन से मतलब बहुत ज्यादा बीमार तो नहीं, पर जब भी बीमार होती थी तो मुझे पता था कि सिर्फ डॉक्टर को बोलना है, डॉक्टर को कॉल करना है। और हमारे यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर हुआ करते थे, तो हम लोग खुशी खुशी जाते थे, वो 4 गोलियां देते थे, हम खुश होके खा लेते थे। अब क्योंकि जब मैं दूसरे शहर में आई तो यहाँ होम्योपैथिक की कोई डॉक्टर ही नहीं, तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि अब तो मुझे मतलब ये एलोपैथिक खाना पड़ेगा। चलो ठीक है, एलोपैथिक दवाई कड़वी होती है, पर ठीक है, ठीक तो हो जाएंगे ना बस। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो भी हमारी बीमारी आ रही है उसका हमको बस तुरंत दवाई खाओ और उससे इलाज ठीक कर लो, मैं ये सोचती रहती थी। फिर क्या हुआ कि जब कोरोना के बाद हमारा वैक्सीनेशन, तो मैं बहुत पागल हो रही थी कि ये भगवान जल्दी से जल्दी सबसे पहले वैक्सीनेशन मुझे लगे, मेरी बॉडी मैं बचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को सेल्फिश मोड में थी। मुझे होना चाहिए, मेरी फैमिली को लगना चाहिए, उसके बाद भले किसी को लगे ना लगे। तो मैं अपने हस्बैंड से फाइट करती थी, भले कितना पैसा लगे पर वैक्सीनेशन हम लोग को लेना। उस टाइम पे पैसे दे के वैक्सीनेशन का हो रहा था। तो हम लोग ने छुपके छुपाके कहाँ से तो भी मेरे हस्बैंड ने पाया, और उन्होंने बोला चलो अब लगा लेते, लगवा के आ गए, मैं बड़ी खुश। फिर वैक्सीनेशन के 6 7 8 महीने के बाद क्या हुआ, अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि वैक्सीनेशन का क्या असर था क्या नहीं, मैं अभी आपको वो आगे भी बताऊंगी उसका भी डिटेल। तो मेरे बॉडी में इचिंग शुरू हो गई, और ऐसी इचिंग की मतलब पूरे बॉडी में रैशेस, पूरा मतलब खुजली होने लग गई। तो मुझे लगा कि जैसे अब मेरी मम्मी या मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो कभी भी ना हमें चखना नहीं चाहिए, मैं झूठा नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी लिया, अगर टेस्ट भी कर लिया कि नमक वगैरह पड़ा है कि नहीं, तो पानी पी लो, और या फिर किसी और को चखवा दो, लेकिन खुद नहीं चखो, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में ये सारी स्किन डिजीज होंगी। तो मेरे दिमाग में ये था कि अच्छा शायद ये कर रही होंगी, तो मैंने उसको स्टॉप किया। फिर मैंने देखा कुछ दिन तक तो ठीक, फिर से वापस शुरू हो रहा था। अब मेरे को लगा कि ये तो कुछ और प्रॉब्लम है, ये कुछ मेरी बॉडी में अलग ही चीज हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। अब ना क्या हुआ कि उसी टाइम पे मेरा जब बेटा हुआ तब से मेरे को थायराइड था, मैं पिछले 7 साल से मेरे को थायराइड था। तो मुझे लगा था हो सकता है थायराइड का भी वो जो दवाई खा रहे हैं उसका भी हो सकता है। तो वैसे भी मुझे दवाई खाना, ये एलोपैथिक दवाई शुरू से कभी पसंद नहीं आती थी, होम्योपैथिक फिर भी मैं खा लेती थी क्योंकि मैंने बचपन से खाया है वो मीठी दवाइयाँ, गोली मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन थायराइड तो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। पर वो सुबह सुबह उठ के एक बहुत झंझट रहता था कि पहले दवाई खाओ तभी कुछ खाओ, नहीं खाए तो वो भी पूरा दिन का टेंशन रहता था कि अरे यार वो टेबलेट नहीं खाए इसलिए सिर दर्द और माइग्रेन, ये सब मुझे बहुत कॉमन था। माइग्रेन होना तो मेरा समझो हर दूसरे दिन, अगर मैं सुबह उठ के चाय और बिस्किट ना खाऊं तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता था। मुझे लगता था कि अगर चाय बिस्किट खाऊंगी तभी मेरा सिर दर्द ठीक होगा, और ऐसे ही होता था। कई बार मुझे माइग्रेन के अटैक्स होते थे, रात रात भर दर्द होता था। मेरी फैमिली में सब लोग जान गए थे, मेरे ससुराल में भी सब लोग जान गए थे कि इसको माइग्रेन आया तो भैया इससे बात मत करो ज्यादा, बस इसको सोने दो। और मुझे सोना बहुत अच्छा लगता था। तो बस यही सब चल रहा था, मैं बहुत लिथार्जिक हो गई थी, बहुत बॉडी में इतना वीकनेस हो गई थी। और मैंने अपने लाइफ में हेल्थ के ऊपर क्या नहीं किया, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इतनी नहीं थी, बचपन से मैं थोड़ी हेल्दी ही थी। तो शादी के बाद तो ठीक ही थी, लेकिन जैसे मेरा बेटा हुआ तब तो मैं और डबल हो गई, मैं 90 हो गई। तो अब मुझे वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करना था। अब ये भी मेरे लिए बहुत झंझट था कि मैं एक्सरसाइज करूं, दवाई भी खाऊं, और मेरा वेट भी इतना कम नहीं हो रहा है। और सब लोग बोलते भी कि थायराइड
हो जाने के बाद में आपका वेट जल्दी कम नहीं होगा और आपको बहुत एक्सरसाइज करने पड़ेगा। और क्योंकि मैं शुरू से थोड़ी आलसी टाइप की रही ना, तो मुझे एक्सरसाइज करना भी इतना पसंद नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, उतना हो गया, लेकिन इतना भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो कोई नहीं, जिम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो भी सब साथ में चल रहा था। बहुत लाइफ में टेंशन हो रहा था और मैं सबसे ज्यादा अपने हेल्थ से परेशान थी। मेरी लाइफ में कोई ऐसे फैमिली का डिस्टर्बेंस कुछ नहीं था, सबसे ज्यादा मैं अपने हेल्थ से परेशान थी कि कैसे मैं निकलूं, ऐसे क्या करूं तरीका जिससे मैं ठीक हो सकूं। तभी उस टाइम पे दिसंबर में मेरी जब स्किन में जब प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो बढ़ते बढ़ते मेरे गले तक आ गई थी। और ऐसे कि मतलब मुझे पूरे कपड़े फुल पहनने पड़ते थे। मैं आपको फोटो बाद में शेयर करूंगी कि कैसे कैसे मेरी बॉडी में प्रॉब्लम आई थी। और पूरे स्किन यहाँ तक बढ़ रहा था। अब मुझे लगा ये मेरा हाई लेवल है, क्योंकि मैं उस टाइम पे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाई थी, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उन लोगों ने भी दवाई दी मुझे, और दवाई दी तो वो ठीक होता था कुछ दिन, उसके बाद फिर, और मैं सबसे अच्छे बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती थी हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ। उससे भी मुझे कुछ फायदा हो नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत गंदी दिखूं। क्योंकि शुरू से कलर मेरा उतना अच्छा नहीं था, मैं थोड़ी सांवले रंग की थी। अब मुझे लगा ये और बढ़ जाएगा तो मैं और डार्क कलर में हो जाऊंगी और मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी तभी। उस टाइम पे जब हम कहते हैं ना, जब हम सच में एकदम से डाउन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारी हेल्प करता ही है। क्या, यूनिवर्स मुझे बचपन से बहुत हेल्प किया, लेकिन मैं ही उस ज्ञान को समझ नहीं पा रही थी। और लोगों के सारी चीजें आती जा रही थी। बट अब जब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे हस्बैंड का भी आना लाइफ में भी एक वो प्लान ही था, वो मेरा ही खुद का प्लान था, कि मुझे क्यों मैंने ऐसे हस्बैंड को चुना जो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, बाहर खाते और इतना रिस्ट्रिक्शन। अगर मेरी शादी होती ऐसे घर में तो मैं तो बड़ी खुश होती, लेकिन मैं शायद इस ध्यान यानी कभी आ ही नहीं पाती ना, ये मुझे समझ में आता कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या हुआ कि दिसंबर में वीडियो चल रहा था एक, तो अचानक से एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि हम अपनी बॉडी को अपने ये हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, हमें कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ में कोई भी बीमारी हो, एक्यूट डिजीज हो या क्रोनिक डिजीज हो। एक्यूट डिजीज वो होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जैसे सर्दी खांसी, फीवर, माइग्रेन, है ना, ये सारी एक्यूट डिजीज होती हैं। उल्टी आना, दस्त लगना, ये सब एक्यूट। और क्रोनिक डिजीज जो बहुत लॉन्ग टर्म खिंचती चली आती हैं, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया। और फिर धीरे धीरे ये अब बहुत मोस्ट क्रोनिक डिजीज में जैसे कैंसर हो गया, है ना, हार्ट फेल होना, ये मोस्ट क्रोनिक डिजीज में आता है। तो जब उन्होंने बताया कि हम अपने फूड हैबिट से भी इन डिजीज को कम कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, तो मैंने कहा यार, थायराइड अगर मेरा खत्म हो जाए और जब मुझे उठ के सुबह उठ के टेंशन ना हो दवाई खाने का, तो कितनी अच्छी लाइफ हो, कितने मजे से मैं उठूं और जो भी मन है वो खाऊं, मैं कितनी खुश हूँ, पहले जैसी हो जाऊं। तो फिर तब मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया, जिसको नाम था ईट फ्रूट एंड हील, जो गौरव गोयल चलाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। हालांकि मुझे बचपन से फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं था, सिर्फ एक मैंगो के अलावा, एक मतलब आम के अलावा, मुझे एक भी फल अच्छा नहीं लगता था खाने में। और ऐसा लगता था जैसे सब लोग मुझे जहर दे रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत ही थी अच्छा अच्छा खाने की, मीठा खाने की। ये फ्रूट्स वगैरह तो मैं नहीं खा सकती। तो मैंने उन लोग से बोला कि देखिए, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे समोसे चाट वगैरह मैं बहुत पसंद है, मैं कैसे मतलब करूँ। वो बोले कि आप एक काम करो, सिर्फ 3 दिन का आप संकल्प लो कि आपको 3 दिन फ्रूट्स खाने हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं 3 दिन भी नहीं खा सकती, मुझे आप एक दिन दो, आधा, एक दिन ही आधा दिन दे दो, आधा दिन में फ्रूट खा के देखती हूँ। तो उन्होंने बोला भाई आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम, आपको ठीक करना है कि नहीं करना है। मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत लगाई, मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी एक दिन करने की। उन्होंने बोला बस ठीक है, एक ही दिन करो। तो मेरी हिम्मत, पहली बार मैंने लाइफ में कभी भी ना व्रत नहीं रखा था, और व्रत मतलब फास्टिंग मेरे लिए एक नाइटमेयर होता था। शादी के बाद हमारे यहाँ पे 2 बार ऐसे व्रत रखते हैं जिसमें पानी भी नहीं पीना रहता है, जैसे एक तीज का होता है और एक गणेश चौथ का होता है। तो इसमें मेरे मतलब 1-2 महीने पहले से मुझे टेंशन हो जाता है। इनफैक्ट मैं अपने फैमिली को भी बता के रखती हूँ, जब भी कोई व्रत आए तो बस मुझे बता देना 1 महीने या 2 महीने पहले, ताकि मैं अपने आप मेंटली रेडी हो सकूं कि मुझे व्रत रखना है, जिसमें मुझे पानी भी नहीं पीना, वो भी कब तक, सिर्फ शाम के 7 बजे तक। तो बहुत मुश्किल होता था कि व्रत तो मैं कभी नहीं रख सकती, और ये फ्रूट वाला व्रत तो कभी भी नहीं। तो उन्होंने बोला अगर ठीक होना तो एक दिन तो आपको अपना देना ही पड़ेगा लाइफ का। मैं कहा चलो ठीक है भाई, मैंने फ्रूट्स खाना शुरू किया।
अब उन्होंने बोला कि फ्रूट्स अपने पास खूब सारे भरे रखो, किचन में एकदम दिखना चाहिए, जहां तुम देखो तुम्हारे फ्रूट्स ही फ्रूट्स दिखे। तो मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई दाल चावल, तो बोले कुछ नहीं, जब भी खाने की इच्छा हो तुरंत जो फल है वो खा लेना। मैंने कहा अगर मुझे 6 7 8 10 बार मेरे को फ्रूट खाने का मन करे तो बोले जितना खाना उतना खाओ, दिन भर फ्रूट ही खाते रहो। तुम एक काम करो, बेड पे बैठ जाओ, सारी तरफ से पूरे फ्रूट्स रख लो और जितना मन है बस वही खाते रहो दिन भर। मैंने कहा ये अच्छी चीज है, अगर फ्रूट खाने से ठीक हो सकते हैं एक दिन में, तो चलो ये करते हैं। तो मैंने एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली। अच्छा, नवंबर में मेरा इंडक्शन जिस दिन आया उसी दिन मैंने फ्रूट डाइट शुरू की। अब मुझे लगा ओफो, अभी तो मेरा अच्छा खाने का दिन शुरू हुआ था कि मैं घर पे बना के नॉन वेज खाऊंगी, और ये क्या, अभी ऐसे टाइम पे अब मैं हस्बैंड को कैसे बोलूं कि अभी मुझे मतलब फास्टिंग रखनी है। चलो ठीक है, एक ही दिन की बात है, ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने एक दिन फ्रूट खाया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो फ्रूट ने ना मुझे ऐसी एनर्जी दे दी, ऐसी एनर्जी दे दी कि मेरा माइंड दिमाग सब खुल गया। दूसरे दिन मेरा मोशन इतने अच्छे से हो गया, मुझे मतलब अपने आप 4 बजे 5 बजे अपने आप मेरी नींद टूट गई। जो लड़की कभी भी 8 9 बजे से पहले उठना पसंद नहीं करती थी, मैं तब मेडिटेशन में भी नहीं थी, मैं बता देती हूँ, तब मैं सिंपल अपने बॉडी पे ही काम कर रही थी। और मैं अपने आप, मैंने कहा यार अब तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, और मैं इतना रिफ्रेश फील कर रही हूँ। और मैंने सोचा चलो यार आज एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, क्योंकि चलो एक्सरसाइज नहीं कम से कम वॉक तो कर ले, इतना फ्रेश है। सब लोग सो रहे हैं, मेरे यहाँ पे सब 8 बजे सोएंगे उठेंगे, मैं 5 बजे के उठ के करूँ क्या, इतनी एनर्जी क्या करूँ। तो चलो वॉक करके आई, वॉक करके आई, फिर अब सोचे अब मैं क्या करूँ। तो चलो थोड़ा फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स भी खा लिया मैंने, वो भी मुझे अच्छा लगा। फिर जब वहां पे हर समय 10 बजे सेशन शुरू होता है डेली का, कि वो पूछते हैं कि आज आपका कैसा रहा पूरा एक दिन का। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या मजा आ गया। तो बोला आप एक दिन और कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने कहा हाँ अच्छा तो लग रहा है, फ्रूट्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब मैंने 2 3 दिन खाया, 3 दिन से मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ना वो जो मेरे को जो इचिंग हो रही थी ना, वो इचिंग मेरी कम हो रही थी। तो मुझे तब फील हुआ कि यार ये सिर्फ फ्रूट खाने से मेरी इचिंग ठीक हो रही है, कितनी अच्छी बात है, और कितना एनर्जेटिक मैं फील कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला क्या आप 5 दिन कर सकते हो। मैं कहा ठीक है, मैं 5 दिन भी कंटिन्यू करती हूँ। मैंने 5 दिन किया। 5वें दिन मैंने अपना वेट चेक किया, मेरा 5 kg लॉस हो गया था। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा, कि मतलब बैठे बैठे सिर्फ आपका मतलब वेट कम हो रहा है और इतनी खुशी इतनी एनर्जेटिक। तो तब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। अब ये करते करते मेरा ये चीज कम, अब मुझे लगा कि नहीं, मैं उन्होंने बोला क्या 15 दिन कर सकते हो, मैं कहा हाँ कर लूंगी। 15 दिन से 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। मेरे सारे घर वाले पागल हो गए कि क्या कर रही है, फ्रूट्स खा रही है तो मर जाएगी, ये तो अपने दुबलापन होने के लिए क्या नहीं कर रही है, तो पक्का मर जाएगी, ये क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ में, फ्रूट्स से थोड़ी ना कुछ होता है। अब क्योंकि बचपन से यही थिंकिंग थी कि फ्रूट्स खाने से तो कमजोरी होती है, अजीब, जो जिन लोगों का व्रत रहता है वो लोग हमेशा कहते हैं हम थक जाते हैं। मैं सोचती थी कैसे थक जाते हैं, फ्रूट खाने से तो इतनी एनर्जी आ रही है। अब ये 3 महीने में जहाँ जिस थी मैं उसमें, वो लोग बोलते थे कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, और इस 3 महीने में आपको मिल्क डाइट नहीं ले, कुछ भी नहीं लेना है। तो उन्होंने मुझे एक प्रण कराया था कि आपको नॉनवेज तो नहीं खाना है। तो एक तरीके से मेरे दिमाग में अब ये हो गया कि ठीक है, पर मैं कैसे रहूंगी, वो तो मेरा टेस्ट बड है, बचपन से वो ही आया है, उसके बिना मैं कैसे सोच सकती हूँ अपनी लाइफ कैसे होगा। वो बोले नहीं आपको प्रण करना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं उन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, कहाँ कैसे लोगों से जुड़ गई हूँ कि ये नहीं खाना, उस पर प्रण भी करा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ ग्रुप, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, अचानक से उसी टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। और मेरी तब भी मैं बहुत खुश हो गई कि वाह यार, मतलब एक्चुअली इससे पहले भी मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया था। तो क्योंकि मेरी खुद की बॉडी उसको नहीं कर पा रही थी, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था उसमें। तो मेरे को कहीं करने ये डिप्रेशन भी हो रहा था कि शायद मेरे थायराइड की वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ। लेकिन जब मैं फ्रूट डाइट पे, जब मैंने 3 महीने के अंदर ही कंसीव कर लिया, तो बहुत मिराकिल हो गया। मैंने कहा यार फ्रूट से इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, हम क्यों बदनाम करके रखे, फ्रूट्स में कुछ नहीं होता। फिर मेरी फ्रेंड आई, और वो बैंगलोर से आई, और उसने मुझे बोला, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो उसने मुझे बोला कि यार चलो गैदरिंग गैदरिंग करते हैं, हम तुम्हारे घर आते हैं और हम लोग सब साथ में नॉनवेज खाएंगे, तुम्हारे यहाँ पे इंडक्शन नहीं हुआ, चलो मैं आऊंगी और तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगी।
तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी, और कहीं ना कहीं से ये भी लग रहा था कि मैंने तो प्रण किया, चलो मैं बनाऊंगी तो नहीं पर मैं खा लूंगी, चलो ठीक है। तो मेरे घर में आया वो चीज, और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने उसको वॉश किया, उसने बनाया। लिटरली उस दिन मेरा ऐसा सिर घूम रहा था कि उसकी स्मेल मुझे बहुत गंदी लग रही थी, जो जिस स्मेल से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस स्मेल से मेरा दिमाग उस दिन पूरा हो गया था कि क्या गंदी स्मेल। और उसके बाद जब वो बना और जब वो मैं खाई, उसके बाद मैंने जो वोमिट किया, मेरी बॉडी ने अपने आप वोमिट किया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वोमिट करूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि मेरी बॉडी खुद ही रिजेक्ट कर रही है इस चीजों को। तब मैं समझी कि एक्चुअली मुझे साइंस पे काम करना चाहिए, हेल्थ साइंस के ऊपर काम करना चाहिए। ये है क्या, ये हेल्थ है क्या चीज, और ये कैसे हमारी बॉडी हमको बताती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। तो तब उसके बाद मैं एक और मेंटर से मिली, डॉक्टर जीएन दुबे। तो मुझे लगा कि ये मुझे शायद ये और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर और एक गैस्ट्रोनॉमिक है, लेकिन वो हेल्थ नेचुरोपैथी में रहे हैं हमेशा, और हमेशा नेचर के बारे में बात किया है, और उन्होंने बोला कि हम नेचर से भी ठीक हो सकते हैं। तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला, फिर मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया, उनके साथ बात किया। फिर उसके बाद हम लोग मतलब वो रोज मतलब हर वीकली एक एक वीडियो लेते थे, और हम उनके साथ बैठ के काम करते थे। मैं उनके ही साथ में ग्रुप में मेंबर भी थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वाह, इतना अच्छा ज्ञान फ्री में मिल रहा है, इतनी सारी चीजें। तब मैंने हेल्थ के बारे में जाना, और लिटरली अब मैं अभी भी मैं वैसे काम कर रही हूँ हेल्थ के ऊपर, बहुत सारी चीजें अभी भी मैं सीख रही हूँ, आप लोग जैसे ही हूँ। लेकिन अब मैं इतना नॉलेज हो गया है मुझे कि कब हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और उसके बाद तो बस अब मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी में ही मेडिटेशन के बारे में सीखा, जाना। मेरी कोई मतलब इसी हमारे ग्रुप में ही कोई एक लेडी ने मुझे पता नहीं कहाँ से कॉल किया, मुझे भी नहीं पता वो लेडी का, और आज भी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसने एक दिन बस मुझे ऐसा बोला कि आप ऐसा कीजिए ना, गर्भ संस्कार कीजिए। तो मैंने कहा कि वो क्या चीज होता है, तो उन्होंने बोला गर्भ संस्कार बहुत अच्छी चीज होती है, आप एक बार ट्राई करो। क्योंकि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी, मैं थोड़ा हमेशा लॉजिकल माइंड लगाती थी। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, क्या जा रहा है अब। वो बोले देखिए, आप इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप अब एक वेजिटेरियन हो गई हैं, और अब आप पहले नॉनवेज खाती थी ना, पहले इसलिए मैं नहीं बोलती, लेकिन अब आपने फील कर लिया है कि नॉनवेज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो अब आप ये कर सकती हैं। मैं कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। मैंने एक दिन गर्भ संस्कार का पूरा नॉलेज लिया, देखा। तो वो 2 घंटे का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था, और मुझे काफी नॉलेज हो गई कि यार, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी पावर है, यूनिवर्सल पावर भी कुछ होती है क्या। जैसे बच्चे को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम उससे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पहले बेटे में ये सब कुछ भी नहीं किया था। मैं लेकिन इसके साथ में मैंने सोचा कि क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या वो हमारी बातें सुनते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो जैसा हम चाहते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। तब मैंने धीरे धीरे जाना कि अच्छा, हमें रोज कन्वर्सेशन करना चाहिए बच्चे से, जो वूम में बच्चा है। और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे पीएमसी के चैनल से भी मिल गई, और फिर पता चला कि मेडिटेशन क्या होता है। मैं जानना चाहती थी मेडिटेशन करने से मैं अपने आप को कैसे मतलब और स्ट्रांग बना सकती हूँ, और ये होता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। फिर मैं धीरे धीरे इसमें आ गई, स्पिरिचुअलिटी में आ गई। फिर मुझे पता चला कि लाइफ को और हेल्थ को बैलेंस करने के लिए ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका खुद का हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन सबको हमें बैलेंस करके आना चाहिए, अदरवाइज हम कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। अगर हमने सोचा हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आ जाए और हेल्थ के ऊपर ध्यान ना दे, वो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हम समझ रहे हैं। अभी भी हमारे पीएमसी या जितने लोग हैं जुड़े, क्या वो अभी खुश है अपने हेल्थ से। हालांकि ठीक है, हम स्पिरिचुअलिटी में अच्छा कर रहे हैं, हमारा सिर दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पर क्यों हम ये बीमारी ला ही रहे हैं, हमको लाना ही क्यों है। हम इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें ये सोचकर कि अभी ये आएगा तो मैं मेडिटेशन कर लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, क्यों सोच रहे हैं। अगर हम पहले से इस एनर्जी को और अच्छी जगह यूटिलाइज कर ले, तो हम कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम पूरे टाइम सिर्फ अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी पे ही, कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो जब हमें इस हेल्थ से ऊपर उठना है ना, तो पहले हमें हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है। तो हमारे हेल्थ मतलब रूट लेवल पे काम करना बहुत जरूरी होता है। रूट लेवल बोले तो जैसे
कहते हैं कि माइंड हमारा पूरे बॉडी का सबसे फर्स्ट मेन ब्रेन होता है। तो जो हमारा गट होता है, गट क्या होता है, जो हम मुंह से खा के हमारे जो नीचे एनल से जो हमारा मोशन निकलता है, ये पूरा सिस्टम एक गट हेल्थ कहलाता है। जो पूरी लाइनिंग जो जाती है उसे गट कहते हैं। तो अगर हमारा गट क्लीन रहेगा ना, तो वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि गट हमारा सेकंड ब्रेन होता है। एक ब्रेन यहाँ और एक दूसरा ब्रेन यहाँ, ये खुश तो हम भी खुश। तो एक सीरोटिन करके एक केमिकल होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन कहते हैं उसको, और वो 90% हमारे गट से ही मिलता है। 90%, और 5 या 10% हमारे माइंड से हमको मिलता है। मतलब अगर हम माइंड पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर गट नहीं ठीक है, तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए पहले गट को क्लीन करो, अपने आप माइंड के उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां आप और पहुंचना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो गट को हेल्प करने का तरीका क्या है? तो जैसे आप लोग को पता है कि जो हमारी ये धरती है, ये 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। हाँ, और 5 एलिमेंट हमारे बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। और इसी 5 एलिमेंट में जो पहला होता है वो है आकाश तत्व, जिसे हम एलिमेंट यानी तत्व, हिंदी में उसको तत्व बोलते हैं। तो 5 तत्व होते हैं। आकाश तत्व होता है, और वायु तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, जल तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है। तो ये हमें पता नहीं कि हम एक ब्रह्मांड में जब आए, तो पहले सबसे पहले आकाश आया। आकाश मतलब एक खालीपन, एकदम कुछ नहीं, है ना। आकाश मतलब वो हुआ एकदम शांति शांति। फिर एयर आया, मतलब वायु, वायु तत्व आया। वायु तत्व में हवा के आने के बाद क्या हुआ? प्रकाश आया। प्रकाश मतलब सूर्य, सूर्य आया। तो ये जो कहते हैं ना कि अरे ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आया, सूरज नहीं आया। ब्रह्मांड में पहले आकाश आया, फिर वायु आई, फिर प्रकाश। क्योंकि प्रकाश अ, हमारे वायु से और आकाश दोनों से मिलके बनता है सूर्य। सूर्य का प्रकाश, लाइट हमको उसी से मिलती है। फिर उसके बाद जल। इन इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद से आया जल। और जल के बाद फिर हमारी पृथ्वी, पृथ्वी खुद हमारी खुद अर्थ। ठीक है। तो इन 5 तत्वों से हमारी ये पूरी पृथ्वी चलती है। अब हम पूरे 5 तत्वों को अपनी बॉडी में भी सम्मिलित करते हैं, है ना। और ऐसी हम नहीं कहते 5 उंगलियां यूं ही नहीं बनी है, 5 इंद्रियां यूं ही नहीं बनी है। हर इंद्रियों का ये जो कहते हैं ना, मन है, बुद्धि है, शांति है, ये ऐसे ही 5 नहीं है। इसका भी एक कॉस्मिक है कुछ नॉलेज इसका, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आप लोग तो जानते ही हैं। तो ये भी 5 तत्व, ये जो 5 सेंसेस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जानने के लिए कि हमारे वो 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है या नहीं है ना। तो अब जैसे मैंने एयर की बात की, तो एयर मतलब आकाश, जिसे ईदर भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसका काम क्या होता है, जब हम भी खाते पीते हैं ना, तो हमें अपने बॉडी को ना रेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर बस खाते जा रहे। जो मेरी भी हैबिट थी पहले, मैं हमेशा, मेरे को तो आधे एक घंटे में भी ऐसा लगता था कि भूख लग रही है, हमेशा एक नमकीन का, एक बिस्किट का पैकेट रहता। मैं जहाँ ऑफिस में भी जाती थी, मेरा इतना बड़ा टिफिन सिर्फ यही सब चीजों का रहता था, कचरे का। मुझे लगता था कि ये मेरा लाइफ एंजॉय करता है, मैं इससे बहुत खुश होती हूँ, ये खाते रहना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। हमको बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, उसको आराम की जरूरत है, उसको एक खालीपन की जरूरत होनी चाहिए। तो हर मील में 4 घंटे का कम से कम आपको ब्रेक देना चाहिए। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम था कि ब्रेक ऑफ हो कैसे रह सकती हूँ। लेकिन जब मैं फ्रूट डाइट पे आई, तो अपने आप मेरी जो खाने की हैबिट है ना, वो कम हो गई। मैं वही सोच रही थी कि यार पता नहीं, पहले मैंने फ्रूट 1-2 दिन खूब खाया, खूब खाया, पता नहीं कितने तरीके के मैंने उस दिन फ्रूट्स खाए। लेकिन मैंने तीसरे चौथे दिन ऑब्जर्व किया कि मेरी फ्रूट्स खाने की हैबिट बहुत कम हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और फिर जहां मैं, आप लोग को अजीब होगा सुनने में, मैं 13-14 बनाना मतलब केले खा लेती थी एक टाइम में। जो लोग 1 या 2 खा के पेट भरते थे, मैं 14-15 केले खाती थी एक टाइम में।
तो मैंने देखा धीरे धीरे मेरे केले खाने की हैबिट भी कम होती रह गई। मैं सीधा 2 पे आ गई, 2 पे से मेरा पेट भरने लग गया। फिर मैं कोई भी फ्रूट खाती थी, वो छोटे से फ्रूट से भी मेरा पेट भर जाता था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि हमारा बॉडी का मैकेनिज्म हमें खुद ही बताता है कि आपका पेट भर गया है, थोड़ा रेस्ट करो, बहुत हो गया है। पर पहले जब हम ये सब कुक मील खाते हैं ना, तो चाहे शुगरी हो या नमक वाली चीजें हो, तो हमें और भूख लगती है, हमें और प्यास लगती है। इसलिए हमें अपने डाइट में हमेशा रॉ फूड्स को ही समृद्ध रखना चाहिए। अभी मैं वो भी बताऊंगी कि रॉ फूड्स होते क्या है। तो हमें पहली बात, हमें बॉडी में ब्रेक, हमें बॉडी खुद ही बता देती है कि अभी हमें भूख नहीं लगी है। पर वो जो हमारी क्रेविंग्स है ना, जिन्हें हम अपने माइंड से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो हमें बार बार याद दिलाता रहती है कि भूख लगी, बल्कि भूख कुछ नहीं लगती है, वो बॉडी ही बताती है। तो फिर अभी वो क्रेविंग से कैसे निकलना है वो भी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी इतना जान गए कि हमें हर खाने के बाद में 4 घंटे या 3 घंटे का आपको ब्रेक देना चाहिए। उससे क्या होता है, एक खालीपन होता है। तो जब बॉडी हमारी खाली होती है ना, मतलब हमारा जब पेट जब थोड़ा रेस्ट में आता है ना, तब एक्चुअली सेल्स का काम करना शुरू होता है। सेल्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं, एक बुरे भी होते हैं। तो जैसे आपने अगर सुना होगा तो कि प्रोबायोटिक फूड खाना चाहिए। तो प्रोबायोटिक फूड क्या होता है, वो ऐसे फूड्स होते हैं, वो ऐसी चीज होते हैं जिसमें लाइव बैक्टीरिया होता है। ये आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में सेल से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये इस तरीके की चीजें होती हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं। जिन्हें आप देख लो ना, तो आप लोग अरे इतने सारे कीड़े मेरे बॉडी में रहते हैं, जबकि वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा बना के रखते हैं। तो उनको भी खाने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि अब वो कीड़े ही खा रहे हैं, नहीं, उनको भी हम जो खाएंगे ना, तो उनको वो खाते हैं और उससे वो और बढ़ जाते हैं बॉडी में। और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो निकाल बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो वो एक काम करते हैं इस तरीके से। तो हमारी बॉडी में जब वो 4 घंटे का समय मिलता है ना, तब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठते हैं और अपना अपना काम शुरू करते हैं। और जितने भी टॉक्सिन्स हैं इनको हटाते हैं और अच्छी चीजें खा के हमारे ब्लड में अच्छे से सर्कुलेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी जो प्रॉब्लम आती है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है एयर। अब क्योंकि हम मेडिटेशन कर ही रहे हैं, तो हमने जान लिया कि सांस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्राण शक्ति ही होता है ना। तो प्राण शक्ति पाने के लिए क्या करना रहता है, पहले हमने इसकी कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी। क्योंकि हमें लगता था ये चीज तो नेचुरली आ ही रही है, लीवर तो काम कर ही रहा है, दिल तो धड़क ही रहा है, इसमें हमको क्या मेहनत है, सांस तो ले ही रहे हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो हम ये फील करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और स्पेशली एयर। एयर तो एक ऐसी चीज है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, ब्लड में भी फ्लो करती है। ऑक्सीजन क्या है, एक एयर ही तो है। वो ऑक्सीजन जब तक फ्लो करती है तभी तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि हमें सांस हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। ये नहीं कि पूरे टाइम बस बिल्कुल घूम रहे हैं, नहीं, हमें सांस तभी, इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है ताकि हम अपने सांसों पे फोकस कर पाए, हम ये जान पाए कि हमारे शरीर के किस जगह पे ये सांस जा रही है। कुछ कुछ ऐसे भी टेक्निक होती है, लोग अपने सांसों से अपनी हड्डियों के दर्द को भी ठीक कर देते हैं। वो सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ये मेरी सांस मेरे यहाँ इस एक स्पेन में जा रही है, वो ठीक कर रही है, तो वो लिटरली वो उस ऑक्सीजन को वहां पे वो चलते हुए फील भी करती है। ये मैंने तब जाना जब मैं इसमें आई जानी कि अच्छा ऐसा भी होता है, कितना इम्पोर्टेंट है एक एयर का हमारी बॉडी में। फिर तीसरा है अग्नि। अग्नि तत्व, अग्नि कहाँ से मिलती है हमको, ये आग जला के वो वाली अग्नि की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो सूरज से जो मिलती है ना रोशनी, अग्नि, वो उसी को अग्नि तत्व ही बोलते हैं। अग्नि तत्व को एक हम लाइट भी कह सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि हमें बहुत सनलाइट लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि सनलाइट लेने से भी हमारी कई चीजें ठीक हो जाती हैं। हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम है, जो चीजें हैं, सर्दी खांसी है, फीवर है। अब लोग कहते हैं फीवर में कैसे कोई ठीक हो सकता है, वो भी सूरज के नीचे। खुद ही आदमी को इतना फीवर है, 102 104 फीवर है, उसको कैसे धूप में खड़ा करके उसको ठीक कर सकते हैं वो। तो ये भी एक्चुअली एक बहुत मिराकल है कि सूरज से जो हमें लाइट मिलती है ना, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उससे भी हमारा फीवर कम ही होता है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, पर आप जब जानोगे नेचुरल साइंस के बारे में तो उसमें भी ये सब बातें बताई हैं। मैंने खुद
किया भी है और अपनी बेटी पे भी किया है ये फॉर्मूला। तो इससे बहुत जल्दी हीलिंग होती है सन से। तो हमारे लिए सन एक लाइट बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लाइट हमें हमेशा कम से कम रोज 1 घंटा लेनी चाहिए, चाहे आप सुबह ले या शाम ले। कोशिश कीजिए जितनी अगर सनलाइट मिलती है लीजिए। यहाँ पे कई लोग कहेंगे अरे हम तो स्किन एलर्जी है, हमको तो जाते ही हमारी स्किन जलने लगती है, हम तो सनस्क्रीन लगा के घूमते नहीं तो हम तो नहीं जा पाएंगे। तो एक्चुअली सन एलर्जी, कोई भी एलर्जी हमको पैदा होते नहीं होती है। आपने देखा किसी बच्चे को सन एलर्जी हो गई हो? नहीं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, जब उल्टा सीधा खाने पीने लगता है और जब और बड़ा होता है ना, तब उसको स्किन की प्रॉब्लम आती है। इस एलर्जी का, ये स्किन का प्रॉब्लम तभी आती है। अदरवाइज सन सन कैसे यार, वो तो प्रकृति है, उससे हम कैसे मर सकते हैं, हम खराब हो सकते हैं? प्रकृति को एंजॉय करो यार, इसको ग्रेटिट्यूड करो कि हम इतने भाग्यवान है कि हमें इतनी अच्छी चीज मिल रही है। तो उसको करो। वो इसलिए आती है स्किन की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी की, क्योंकि हमारा पेट ही नहीं सही रहता है। मैंने बताया ना कि 3 महीने जब मैंने फ्रूट खाया तो मेरी एक्चुअली स्किन की जो एलर्जी थी वो एकदम गायब हो गई। मेरी तो एक्चुअली 10-20 दिन में ही गायब हो गई थी, मैं एकदम ठीक हो गई थी। और फिर भी मुझे सन की इम्पोर्टेंस पता चली कि नहीं, सन भी इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट खाना नहीं, आपको सन बेदिंग भी लेना चाहिए। तो सन इतना इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारी बॉडी में। तो ये जब मेरी स्किन की जो है वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, पिछले 7 साल से मैं रेगुलर थायराइड की दवा खा रही थी। पहले 25 mg का खाती थी, फिर 50 mg हो गया, फिर 75 mg, क्योंकि मेरा थायराइड बढ़ रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, कम ही नहीं हो रहा था। क्योंकि ना मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी, टेंशन भी लेती थी और अपनी चीजों को बयां भी नहीं कर पाती थी। कहीं ना कहीं मैंने मेडिटेशन में आके सीखा कि हम जब अपनी चीजों को दबाते हैं ना, तभी वो थायराइड का रूप लेके आती है। तो मुझे तब भी फील हुआ कि अच्छा, ये भी शायद एक कारण होता है थायराइड का, कि हाँ, मैंने बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं करना चाहती थी कर नहीं पाई, एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बोल नहीं पाई, डरती रही, तो वो भी इमोशंस मेरे बढ़े। तो वो तो है, उस पे तो मैंने वो खैर बाद में किया, पर मैंने फ्रूट से कैसे ठीक किया। मैंने अब आप अभी मैं आज जो भी डेट है 2024, हम लोग सितंबर में है। मैंने दिसंबर में जो अपनी थायराइड की दवा छोड़ी थी, आज तक मैं नहीं खा रही हूँ। मैं इतनी ज्यादा थी थायराइड की दवा खाती थी कि मैं 3-4 महीने पहले ही 4-5 शीशियां मंगा के रख लेती थी कि कौन बार बार जाके दुकान में खरीदे, वो तो मुझे पता ही है कि वो तो जिंदगी भर खानी है, ये तो छूट ही नहीं सकती है। लेकिन वो मेरी मेंटेलिटी पूरी खत्म हो गई। मेरा थायराइड अभी तक बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ। 3 महीने सिर्फ मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने में लगाया था और मैं बिल्कुल अभी एकदम स्वस्थ हूँ, आप लोग के सामने दिख रही हूँ। फुल एनर्जेटिक हूँ, सारा काम करती हूँ घर का, बेटी को भी देखती हूँ, बेटे को भी देखती हूँ, घर का खाना बनाती हूँ। इतनी एनर्जी सिर्फ हमारे खाने पीने से आती है। तो इतना इम्पोर्टेंस रोल है। तो मैं सन की बात कर रही थी, लाइट के बारे में, कि हमें डेली लेना चाहिए लाइट की एनर्जी। फिर उसके बाद होता है वाटर। तो जैसे पता ही है कि हमारे पृथ्वी में 70% वाटर ही है। हाँ, और ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भी 70% वाटर होता है। पर ये वाटर किस तरीके का होता है, अल्कलाइन है कि एसिडिक है? अल्कलाइन का मतलब होता है कि जो जब भी हम कोई पानी पीते हैं तो कहते हैं ना, पानी पीने से मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हम क्या बिना खाने के, बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं ना। पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि पानी हम जितना पियेंगे उससे हमारा बॉडी में जो भी हम खाते पीते वो चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो पानी में एक अल्कलाइन नेचर होता है, उसका एक होता है जिसको बोलते हैं अल्कलाइन। तो वो हमारी बॉडी में भी होती है वो अल्कलाइन नेचर, और हमारे वो फूड्स में भी होती है। तो हमें ऐसे फल और ऐसे आहार करने चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए 70% आपके खाने में ऐसे फूड्स होने चाहिए जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है। तो अब ये वाटर का मतलब ये नहीं कि दाल पका लिया खूब पानी पी लिया, अरे हम तो दाल का पानी पी रहे हैं, अरे हम तो चावल का पानी पी रहे हैं। वो पानी अल्कलाइन नहीं होता है, वो एसिडिक होता है। अल्कलाइन वो होता है जो रॉ होता है। रॉ क्या होता है? रॉ का मतलब आप जानते हो? कई लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो रॉ वेजिटेबल्स खाती हूँ। ये रॉ का सिस्टम बहुत कुछ सालों में बहुत चला है। रॉ रॉ वर्ड मैं समझती थी कि कच्चा चीज होता है, लेकिन रॉ का मतलब पता है क्या होता है दोस्तों? आर फॉर रेडिएशन होता है, रेडिएशन। ओके। ए फॉर क्या होता है? एयर। और डब्ल्यू फॉर होता है वाटर।
रेडिएशन, एयर, वाटर को रॉ बोला जाता है। तो इससे जो भी चीज मिलती है वो हमें खानी चाहिए। तो रॉ क्या हुआ? रॉ में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। कौन से फ्रूट्स? जिसमें ज्यादा वाटरी सब्सटेंस ज्यादा हो। और वो रॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें धूप की भी एनर्जी मिलती है, उसमें पानी की भी एनर्जी मिलती है। और क्या बोला था मैंने? रॉ, एयर, वाटर एंड रेडिएशन, ये तीनों चीज आपका इंपॉर्टेंट। एयर भी तो मिलता ही है, आखिर तभी तो वो ग्रो कर पाएगा ना। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी। फ्रूट्स ये सब में मिलती है, हमें वेजिटेबल्स में भी ये सब चीजें आपको मिलेंगी, जैसे खीरा हुआ है ना, और कैरेट हुआ, बीट रूट हुआ, ऐसे बहुत सारे जिसमें हम कच्चे चीजों में हम खा सकते हैं। मतलब बिना नमक के भी हम वो चीजें खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये होता है रॉ फूड्स, जिसे हमें खाना चाहिए, जिसमें 70% वाटर हो, तो वो हमारी बॉडी को भी अल्कलाइन नेचर का देता है, क्योंकि इसके अंदर भी अल्कलाइन नेचर होता है। जो रॉ फूड्स होते हैं इसके अंदर अल्कलाइन रहता है, इसलिए हमें अल्कलाइन खाना चाहिए। और जो बाकी बचे होते हैं 30%, तो 30% में हम अपने ग्रेन्स भी खा सकते हैं। ग्रेन्स में आप जो भी आपकी इच्छा है वो खाइए, बट ये थोड़े एसिडिक होते हैं, इसलिए जब हम ज्यादा अल्कलाइन खाते हैं तो एसिडिक की मात्रा को ये कम करके, डाइजेस्ट करके हमारे मूलाधार से इसको बाहर निकाल देता है। तो आप ये जो इसे खाने से क्या होता है कि बॉडी आपकी हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, इसलिए ये जरूरी होता है। फिर पांचवा जो मैंने बताया था, अर्थिंग, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व भी इंपॉर्टेंट है। अब पृथ्वी का मतलब ये नहीं कि बस पृथ्वी का हमने खा लिया तो वो पृथ्वी, हाँ हाँ, हमने तो अर्थिंग कर ली। अरे ये अर्थिंग नहीं होती है। अर्थिंग क्या होती है कि हम पृथ्वी को कितना ग्रेटिट्यूड करते हैं। क्या कभी आप जाके पेड़ों को गले लगाए हो? क्या कभी आपने पेड़ पौधों को प्यार के से देखा, कई घंटों तक बैठ के बातें किए हो? चलो वो भी इतना टाइम नहीं है, तो क्या कभी आपने धरती माँ को जाके चूमा है, ऐसे ऐसे प्रणाम किया धरती माँ को? हम तो भगवान के सामने अपना पैर छूते हैं कि हाँ भैया भगवान जी हमको सारी अच्छी चीजें दे दो, हमारे घर में सब अच्छा हो जाए। लेकिन क्या कभी हमने इस प्रकृति का पैर छुआ है? मतलब कभी हमने सोचा? नहीं। तो वो भी करना बहुत जरूरी है। और साथ ही सही है। तो खैर मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात बताई, अब लॉजिकल बात बताती हूँ कि हमें ना नंगे पांव चलना चाहिए। जितना हम नंगे पांव चलेंगे उतनी हमको एनर्जी मिलेगी। अब नंगे पांव से क्या रिलेशन है मेरा, कि जब हम नंगे पांव पहले चलते थे, फिर बीच में ये चप्पल जूते सब आ गए। अब तो लोग घर में भी चप्पल, लोग तो छोड़ो, मैं खुद ही चप्पल पहन के घूमती थी, क्योंकि मेरे पैर के नीचे एक बहुत मतलब मस्त समझिए फूल गया था। तो मुझे डॉक्टर बोलते थे कि आपको डॉक्टर स्लीपर पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी मतलब जो पैर है वो टेढ़ा हो गया है, हड्डी टेढ़ी हो गई है। तो क्या है क्या है, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि अरे ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। चलो ठीक है, मैं चप्पल पहनना शुरू कर दी, तो चप्पल भी पहन दी थी मैं। पर वो मुझे ना कनेक्शन फील नहीं होता था। जब भी हम नंगे पांव चलते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है। लेकिन जब हम चप्पल जूते पहनते हैं तो मजा नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे ना हम हवा में है ना जमीन में, कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए नंगे पांव सिर्फ घर में नहीं चलना चाहिए, नंगे पांव आपको बाहर ऐसे ग्रासेस पे चलो, जहाँ पे मतलब बहुत सारे ग्रास हो तो आप वहां पे चलिए। और अगर आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, आपको पता है कि वहां पे डेली क्लीनिंग होती है और वहां पे रोड को भी क्लियर किया जाता है, तो आप नंगे पाँव वहां पे भी चल सकते हो, अगर वो सीमेंटेड है तो। मैं अपने सोसाइटी में नंगे पाँव चलती थी तो लोग मुझे पागल ही कहते थे, यार प्रेग्नेंट है। मैं प्रेगनेंसी में भी मैं नंगे पाँव ही चलती थी, और मुझे बहुत अच्छा फील होता था। मैं बारिश में भी नंगे पाँव चलती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मुझे क्या एनर्जी मिलती थी मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगता था। तो ये अर्थिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उससे भी एक एनर्जी, नीचे जमीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, और वो उससे भी हमारी हीलिंग होती है। क्योंकि हमारे पैर में भी कुछ कुछ ऐसे मतलब कहते हैं नस नाड़ियां होती हैं, जब वो जमीन से टकराती हैं, तो जो जमीन की जो ऊर्जा होती है ना, वो उससे जाके टकराती है, तो उससे हमारी बॉडी अपने आप पूरा बॉडी को ठीक कर देती है। तो उससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपने ये चीज देखा भी होगा कि कई जगह, जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय जिनको मैं पहले फॉलो करती थी, वो भी बताते थे कि नंगे पाँव चलने से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। और वो आपको चप्पल पहनोगे तो आपको नहीं मिलेगी। आपने कई बार ये भी होता है ना कि हमको बिजली का काम बिना नंगे मतलब बिना स्लीपर के नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम करंट लगता है। लेकिन वो तो खैर अलग करंट है, लेकिन जो हमारे जो जमीन के अंदर जो करंट है ना, वो पॉजिटिव करंट है, वो हमको कुछ हिलाएगा नहीं, उल्टा हमारी बॉडी को और ठीक करेगा। तो कोशिश कीजिए अपने चीजों को हमेशा प्रकृति के साथ जोड़ के रखने के लिए। तो ये 5 एलिमेंट बहुत जरूरी है, और इन्हीं से बनता है वात पित्त और कफ का दोष। ये
पांचों एलिमेंट से इन तीनों चीजों का मिक्सचर, जो बोलते हैं ना, ये कफ दोष है, उसको क्या कहते हैं, वात का प्रॉब्लम है, ये सब इन्हीं पांचों चीजों के डिसबैलेंस से होता है। और इनको ठीक करोगे तो आपके उसी तरीके से आपका नेचर बनता है, आपकी डेली की एक्टिविटी सब इन्हीं के ऊपर है। तो वात पित्त जो होता है, ये कोई अच्छी मतलब खराब चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इतनी खराब कर दी रहती है कि ये दोष में बदल जाते हैं, तो अपने को दोष में नहीं बदलना है, अपने आप को इसको अच्छे से करना है। और फाइनली इन सब के ऊपर तो है ही अपना स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, वो तो बेस्ट है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को सिर्फ मेडिटेशन ही करके अपन एकदम खुश है, नहीं, अपने को इन सब पांचों चीजों पे भी ध्यान देना है और मेडिटेशन भी करना है, तो ये बहुत जरूरी है हमें करना। तो ये ओवरऑल था कि मेरी बॉडी में अब काफी बिल्कुल मतलब मैंने हील कर लिया है। पिछले 2 ढाई साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। इस बीच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खा रही हूँ और मुझे कोई डिजीज ना हो। मुझे 2 बार फीवर भी हुआ, मैंने दोनों बार को कैसे हील किया। सर्दी खांसी भी होती है, ऐसा नहीं है कि जो लोग एकदम क्लीन डाइट करते हैं उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती है, उनको होती है, बट वो नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। मैं विद इन 2 दिन के अंदर ठीक हो जाती हूँ। इसी बीच में मेरी बेटी जब डिलीवर हुई अक्टूबर में, तो मैं एक्चुअली, मेरा वाटर ब्रेकेज हो गया था। मैं एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी का सोच रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं नॉर्मल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी अच्छी क्लीन हो गई थी, इतनी अच्छी डाइट हो गई थी मेरी। बट क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मेरा वाटर ब्रेकेज हो गया और इसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उसमें मैं अनकॉन्शियस भी थोड़ी सी हो रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर सब लोग आके कह रहे थे नहीं अब तो यही है, क्योंकि बेटी का भी हार्ट बीट मेरा बहुत डाउन हो रहा था। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, सिजेरियन करा दे, क्योंकि इससे पहले भी मेरा सिजेरियन ही हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब करा लेते हैं, यही शायद नियति है मेरी, तो करना ही पड़ेगा, इसमें भी कुछ शायद सीखना होगा जो भी है। तो फिर जब मेरा सिजेरियन हुआ, तो मैं उस टाइम पे वैक्सीन के खिलाफ थी। मैं अपने हस्बैंड को मना भी कर रही थी कि देखो अपन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बट मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों डॉक्टर के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने कहा नहीं नहीं, वैक्सीन बहुत जरूरी है, चलो लगवा देते। तो मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम वैक्सीन लग गया। और हम हॉस्पिटल में थे और उसी के दूसरे दिन, वो फर्स्ट डे आई थी तो बहुत अच्छी थी मेरी बेबी, बिल्कुल बहुत प्यारी थी। लेकिन सेकेंड थर्ड डे अचानक उसको ये हो गया, पीलिया हो गया। मैं सोची यार पीलिया हो गया, ये तो बच्ची एकदम परफेक्ट थी। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हम एक दिन इसको उसमें वेंटिलेटर रूम में रखेंगे और हम इसको ठीक कर देंगे। तो मैंने जाना कि एक्चुअली वैक्सीनेशन की वजह से मेरी बच्ची को पीलिया हुआ था। और ये मैं जानती थी, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत पहले से मैं जानती थी। जब ये कोरोना टाइम हो गया था, जब मैंने वैक्सीन लगाया था, उसके बाद मैं विश्वरूप रॉय की चीजें देखने लग गई। तब मुझे पता चला कि वैक्सीनेशन ने एक्चुअली बहुत हमारे साथ में गलत हो रहा है, चीजें हम बहुत गलत चीजों में जा रहे हैं। और तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो पीलिया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ। फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं इसको कोई वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी। तब भी बहुत मुश्किल से, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे, फिर भी थोड़ा फाइटिंग भी, मतलब फाइटिंग इन द सेंस ही वाज नॉट हैप्पी विद दिस माय थ्योरी कि नहीं वैक्सीनेशन क्यों, यार हमने भी लगवाया है, हमारे सबने फादर्स मदर सबने लगाया है, तो बच्ची को क्यों नहीं लगवाना है वैक्सीनेशन। तो भी जिस दिन वैक्सीन, फिर 1 महीने बाद उसका वैक्सीनेशन लगा। फिर मैंने कहा देखो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं जाऊंगी, अगर कराएंगे तो अपन गवर्नमेंट वाले में जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में यही 1 महीने के बाद जो वैक्सीनेशन होता है, कम से कम 6-7 वैक्सीन लगाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। कम से कम गवर्नमेंट में ये चीज अच्छी है कि वो 2-3 वैक्सीनेशन में उनका हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट उतना नहीं, पर थोड़ा ही डाल देते, थोड़ी जहर डाल देते, वो मुझे पता था ये जहर ही है एक्चुअली। तो जब उसका वैक्सीनेशन हो गया, विद इन उसी दिन उसको फीवर शुरू हो गया था। और मैं समझ रही थी कि ये फीवर उसी की वजह से हुआ है। और सब कहते भी हैं वैक्सीन के बाद तो फीवर आता ही है, ये तो नेचुरली है। पर जब मैंने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया जो हेल्थ में थी, मैंने उससे पूछा कि यार देखो ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोले देखो अब तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन आगे से तुम प्रण कर लो कि ये तुम ऐसा करना नहीं, क्योंकि ये तो बच्चे के कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी खराब ही कर रहा है। हमें नेचुरल पे ही रहना है, अपने अपने नेचर पे बिलीव करना सीखो। ये 5 तत्व मैं अभी अब सीख रही हूँ, पहले नहीं समझती थी ये 5 तत्वों के बारे में। जब मैं ये वैक्सीनेशन इन सब के बारे में जान रही थी, तब मैंने सोचा कि हम बहुत दूर हो रहे हैं अपने प्रकृति से, हम चीजों से बहुत दूर हैं, हमें नहीं पता चला हम नेचुरली भी ठीक हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की दवाई भी लोग दे देते हैं कि चलो भाई वैक्सीन आएगी तो आप इसको पैरासीटामोल दे देना। ये जो दवाइयां होती है ना, ये टॉक्सिन्स होती हैं,
कि हमारी बॉडी, जैसे मैंने बोला ना, हमारी बॉडी को एक अल्कलाइन नेचर होना चाहिए। और ये जो हम थोड़ा बहुत भी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत टॉक्सिन तो चल जाता है, लेकिन ये जो दवाइयां होती है ना, दवाइयों में सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स, और वैक्सीन में तो समझिए भंडार है पूरे टॉक्सिन्स का। तो वो हमारी बॉडी को रिएक्शन होता ही होता है, और इसलिए हमको फीवर, सर्दी, खांसी छोटे छोटे बच्चों को तुरंत हो जाता है। और कई माएँ सोचती हैं, यार मैं तो इतना अच्छा फीड करा रही थी बच्चे को। जो बच्चे मदर फीड भी करते हैं, मदर्स जो बच्चों को फीड कराती हैं, वो लोग कहती हैं कि हम तो अच्छा ही खा रहे थे, पता नहीं कैसे बच्चे को सर्दी हो गई। फिर फैमिली वाले प्रेशर डालते हैं, अरे तुमने जरूर कुछ खाया होगा तभी बच्चे को सर्दी खांसी। सारा ब्लेम एक मदर के ऊपर डाल देते हैं। तो ये चीज मैं नहीं महसूस करना चाहती, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी मैं कर चुकी थी अपने पहले बेटे के साथ में। वो डिप्रेशन मेरा बहुत हो चुका था, मैं इस टाइम पे ये डिप्रेशन नहीं चाहती थी। तो फिर जब मैंने जाना कि नहीं, वैक्सीनेशन मुझे नहीं लगवाना बेटी को, अब तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, कान पकड़ लिया। मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे डॉक्टर से भी बात करा दी, जिन्होंने खुद ही बोला कि हम खुद डॉक्टर हैं, लेकिन हम खुद इस चीज को अपोज करते हैं कि वैक्सीनेशन इज नॉट एट ऑल गुड। तो फिर जाके मेरे हस्बैंड माने, और फिर उसके बाद से, तब से लेके आज तक मैंने अपनी बेटी को एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया। और तो वैक्सीनेशन का असर बाद में भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बस शुरू शुरू में फीवर हो जाता है, बाद में भी कुछ महीने बाद पड़ता है। तो एग्जैक्टली तीसरे महीने में मेरी बेटी को फीवर हुआ था। और फीवर हुआ, और उसका 102 103 फीवर हो गया था। ऐसे टाइम पे मेरे हस्बैंड फिर से घबरा गए कि अरे यार दवाई दे देते हैं, बच्ची छोटी सी है, तुम इसके साथ इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, तुमने उसको अपना एक्सपेरिमेंट बॉल समझ के रखा है। मैं कहा नहीं, यही है मुझे मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए, यही मुझे बताएगी कि नहीं, हेल्थ, हम नेचर पे हमें भरोसा करना चाहिए। मैंने फिर से अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसने मुझे फिर गाइड किया कि कुछ नहीं है, कोल्ड ठंडी पट्टी रखो, पेट पे रखो, गर्दन पे रखो, उसको नहलाओ, 2 3 बार नहलाओ, ठंडे पानी से नहलाओ उसको, और सन बाथिंग कराओ, सन धूप में रखो 1 2 घंटा। मैंने वो भी किया, और बिलीव करेंगे आप, एक ही दिन के अंदर मेरी बेटी ठीक हो गई थी। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार बिना मेडिसिन के मैंने एक दिन में बचे। वरना लोग तो 2 2 3 3 पैरासिटामोल देते रहते हैं तब ठीक होते हैं। मेरी बेटी एक ही दिन के अंदर ठीक भी हो गई। फिर उसके बाद उसको सर्दी खांसी शुरू हो गई, वो तो ऑब्वियस है, सर्दी खांसी तो होना ही था। फिर उसके लिए मैंने कि अब क्योंकि सर्दी खांसी होती है ना तो बच्चों को बहुत लंबा जाता है, पर मुझे इसको भी ठीक करना था। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी में एनिमा के बारे में सुना कि एनिमा से भी हम बहुत सारी चीजें हील कर सकते हैं। क्योंकि पेट में जब कचरा होता है तो उसको निकालने के जो फ्लित बनता है, फ्लित एक तरीके का म्यूकस, एक तरीके का गंदगी होती है जो हमारे आंतों में सड़ जाती है, तो उसको निकालने के लिए एनिमा इज द बेस्ट थिंग। और वो तब यूज करना चाहिए जब हम फीवर में हो या सर्दी खांसी में हो तब। तो मैंने अपनी बेटी को वो एनिमा, बच्चों के लिए एक एनिमा का अलग प्रोसेस होता है, कभी कोई अगर जानना चाहता है वो मैं आप लोगों को बाद में, आप लोग चाहो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। तो उन लोगों के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमें कितना देना है कितना नहीं। और वो भी 1 2 दिन के अंदर वो भी ठीक हो गया, उसको कोई सर्दी खांसी नहीं हुई। जो छींक छाक रही थी वो सब ठीक हो गई। तो मतलब मुझे इतना मिराकल लगा, इतनी अच्छी चीज लगी, मुझे लगा यार नेचुरोपैथी से हम लोग क्या भी नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस लाइफ। और मैं आप लोग को भी यही कहती हूँ कि नेचर पे बिलीव करो, अपनी प्रकृति माता पे बिलीव करो। जब मैंने दीप्ति मैम से सुना कि उन्होंने अपने बेटे को भी कोई वैक्सीनेशन नहीं दिलाया, उनके घर में भी कोई मेडिसिन नहीं आता, तो मैं इतनी खुश हो गई कि चलो दीप्ति मैम भी मतलब इस चीज को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को जान लिया कि प्रकृति से तो हमें मिलती है बहुत शक्ति, हमें कॉस्मोस से भी, एक यूनिवर्स से भी एक शक्ति मिल जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होने से लाइफ एकदम मस्त है, चकाचक है। तो ये मेरे छोटा सा था, ऐसे हेल्थ के बारे में तो बहुत कुछ है बातें, बहुत सारी चीजें, तो इसमें तो आज नहीं हो पाएगी, पर ये मैंने छोटा सा आप लोग को बताया। आई एम सॉरी इतना लंबा टाइम हो गया बताने में। बहुत ही अच्छा, थैंक यू पारुल जी, बहुत सारी जानकारी दी है। और आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया, और हम लोग को भी इसके मतलब पता चल रहा कितना जरूरी है ये सब चीजें जानना। जब तक जानेंगे नहीं तब तक होगा कैसे। तो मुझे एक सवाल पूछना है, बाकी मास्टर्स अपने हैंड रेज कर लीजिए, तब तक मैं बात कर रही हूँ। जैसे आपने बोला था फर्स्ट डे आपने फ्रूट्स खाए थे, राइट? तो मुझे पूछना था क्या क्या खाया था, दिमाग में अरे मैं रहेगा तो ना? दिसंबर में जो भी फ्रूट्स होते हैं ना, अब दिसंबर का महीना ठंड का महीना होता है, तो अक्सर हाँ, हमारे दिमाग में ये होता है कि फ्रूट्स तो ठंड में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो सर्दी खांसी हो जाती है। लेकिन वहां पे उन्होंने बोला कि फ्रूट्स एक्चुअली हमारे
तो ये सर्दी खांसी हमारे टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन से बनता है। टॉक्सिन्स जो मैंने बताया ना, जो एक बाहर का सब्सटेंस हमारे पेट में बढ़ जाता है, तो उसको निकालने के लिए ही सर्दी खांसी होती है, फीवर होता है, उल्टी होती है, हमको लूज मोशन होता है। हमारी बॉडी खुद ही एक डॉक्टर है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि वो बेचारी जानती है सब कुछ, कि ये बाहर का कोई चीज आ गया है, इसको मुझे निकालना है। तो जब हम जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मैंने ये फ्रूट खाया मुझे सर्दी, जैसे ज्यादातर लोग केला खाते हैं तो वो सर्दी हो जाती है ना। कि तो वो केला एक्चुअली आपकी उस सर्दी को हेल्प कर रहा है निकालने में। केला इज वेरी गुड थिंग कि वो आपकी चीजों को निकालने में हेल्प कर रहा है, सर्दी खांसी के माध्यम से या फीवर के माध्यम से आपको निकालने में हेल्प कर रहा है। तो पेशेंस रखो, खाते रहो, केला ही खाते रहो। हमारे इसमें बोला जाता है सर्दी उसी से हो रही है तो वही चीज 4 दिन वही खाओ, 5 दिन वही खाओ, कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे तुम, जिंदा ही रहोगे, और हम है ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो वो बहुत जरूरी है। तो फ्रूट्स मैंने उस टाइम पे जो भी दिसंबर में फ्रूट्स अवेलेबल था, मैंने वाटरमेलन खाया था, मैंने केला भी खाया था, और एप्पल भी था वहाँ पे। और ऐसे ही थे, मैं बहुत सारे फ्रूट्स रख लिए थे। मुझे पता था कि मैं हूँ ही इतनी फूडी कि मैं एक फ्रूट पे नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत सारे फ्रूट चाहिए। तो मैंने मनपसंद के सारे फ्रूट्स अपने पास रखे और मैंने खाए, और कुछ नहीं ऐसा हुआ मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे को कभी इतना फीवर हुआ ही नहीं इस जर्नी में। लेकिन कई लोगों को फीवर भी होता है, कई लोगों को सर्दी का, किसी को वो लूज मोशन भी होता है। तो डरना नहीं है, इसको फाइट करना है। इसको फाइट करने का भी तरीका मैं आप लोग को बता दूं कैसे करना है। बट हर चीज हो सकती है पॉसिबल। तो आप कोई भी फ्रूट खाइए, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर फ्रूट खाना है। और इसमें कोई टाइम भी नहीं है कि रात को नहीं खाना, कि रात में वो कफ पैदा करता है। आप जितना मर्जी हो तब खाओ। लेकिन जब आप, ये होता है डिटॉक्स करने का तरीका, बॉडी को डिटॉक्स करने को हमें पहले फ्रूट से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। कोशिश कीजिए फ्रूट्स खाइए पहले डिटॉक्स करने के लिए, एटलीस्ट 2 या 3 दिन फ्रूट्स ही खाइए, और तब आप रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आज ही खा लिया और बस हो गए, नहीं। आपको एटलीस्ट डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी को वो टॉक्सिन्स निकालता है, तो उसी को डिटॉक्स बोलते हैं। और बॉडी में एल्कलाइन चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ। और डिटॉक्स वाटर वो भी वर्क करता है ऐसा कुछ, कि उसका देखिए भी डिटॉक्स कि वाटर को मैं उतना तवज्जो नहीं देती हूँ। डिटॉक्स वाटर क्या है? डिटॉक्स सब्जी डाल वाटर के पानी बोलते डाल। हैं, ये कर लो, आप कचरा खा रहे हो ऊपर से बोलो पानी पी लो तो ठीक हो जाएगा, नहीं। पहले हमें पेट को साफ करना है, डिटॉक्स वाटर कुछ नहीं करेगा। नॉर्मल पानी ही आपका डिटॉक्स है। हाँ, बट ये ध्यान रखिए कि हमें आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक मतलब उस एक्चुअली ये जो आरओ वाटर होता है वो एक डेड वाटर होता है। तो डेड वाटर, जब ये वाटर किसी भी बॉटल में जाता है, प्लास्टिक सब्सटेंस में जाता है, तो वो उसको लीच करने लगता है। लीच करने का मतलब क्या होता है, उसको अपने, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को ऑब्जॉर्ब करता है, किसी भी चीज में वो जाके एब्जॉर्ब, क्योंकि वो खुद का उसको कुछ नहीं रहता है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं रहता है। आप कभी देखना, आप चाहो तो खुद ही देख सकते हो कि मेडिकल के शॉप पे जाके वो जो हम स्टीमर लेते हैं, स्टीम करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है डोंट यूज आरओ वाटर फॉर स्टीमर। क्यों? क्योंकि आरओ वाटर में कोई मिनरल्स नहीं रहता, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं होता। अब हम भले ये कहते हैं कि हम पानी को बैठ के चार्ज कर रहे हैं मेडिटेशन में, लेकिन आप वो तब और तगड़ा चार्ज होगा जब उसमें मिनरल्स आएगा। हम ये पानी को सिर्फ पानी ऐसे लिक्विड नहीं समझो, इसमें बहुत शक्ति है। इस शक्ति को हम कहाँ कम कर दे रहे हैं, आरओ वाटर से कम कर दे रहे हैं। तो हमें ऐसी चीजें यूज ही नहीं करनी चाहिए जिसमें ये सारे इसके जो अच्छे तत्व हैं वो खत्म हो जा रहे हो। तो कोशिश कीजिए आरओ वाटर कम से कम पीजिए, नॉर्मल पानी, घर का टैप वाटर। अगर आप हो सके तो घड़े में पानी रखिए, पिरामिड रखिए, उससे ठीक है। और नहीं है तो ऐसे भी हमारे मार्केट में ऐसे वाटर प्यूरिफाई अवेलेबल है जो आपको फुल मिनरल्स ही देते हैं। तो उसके लिए भी अगर आपको कभी कांटेक्ट करना हो तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ। तो पानी खुद ही एक डिटॉक्स होता है, उसको कोई अलग से जीरा डाल के, अजवाइन डाल के, तो नींबू डाल के कुछ नहीं है। आपको मेन अपने पेट पे पहले काम करना है, गट को ठीक करना है, तो हो जाएगा। तो पूजा जी कुछ पूछना चाहती हैं, उनसे हाँ। बात करते हैं। हाँ जी पूजा जी। हाँ, मैं ना सिर्फ पूछना नहीं चाहती, मैं कुछ और बताना चाहती। मैं भी क्या है, नेचुरोपैथी को और ये फ्रूट डाइट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। पारुल और मैं साथ में ही थे फ्रूट डाइट वगैरह पे, अच्छा। तो मैं भी बहुत टाइम से है ना इस चीज फॉलो कर रही हूँ। तो एक चीज और बताना चाह रही थी कि मैं
हम जनरली क्या होता है, बीमार होते हैं, कुछ भी हमारे है ना, मतलब एक्यूट सर्दी खांसी होती है, फीवर आता है, तो हम डर जाते हैं। उस समय आप देखा करो, बच्चा अगर सोया भी रहता है ना, तो फैमिली का एक प्रेशर रहता है, नहीं कमजोरी आ गई ये खा ले, कमजोरी आ गई ये दे दूं, ये खा ले, ये कमजोरी आ जाएगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा लेकिन वो ऐसा, मतलब वो आपकी डिजीज आती है ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकले। अब जब आप उसमें और खाना ऐड कर देंगे ना, तो वो बॉडी जो डिजीज निकाल रही थी ना, उसका प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो आप देखोगे कि जब एनिमल्स जब बीमार होता है ना, तो सबसे पहले खाने से दूर हो जाता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जब हमारी बॉडी का ये सिम्टम्स आ रहे हो, फीवर आ रहा हो या लूज मोशन को, तो एकदम बॉडी को रेस्ट मोड पे जाना चाहिए। उसको खाने पीने में कुछ भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ पानी पे रखना चाहिए पूरा एक दिन तो। और अगर बच्चा छोटा है, नहीं रह पा रहा, छोटे बच्चे नहीं रह पाते, तो उसको जूसेस दे दीजिए, सूप दे दीजिए, और लास्ट में है ना फ्रूट वगैरह दे दीजिए। लेकिन बड़ा अगर इंसान है, अगर वो रह सकता है, तो पानी पे करिए, और नहीं रह पा रहा तो फिर उसको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखिए। ये विश्व राय चौधरी जी भी बोलते हैं, जब कोरोना आया था तब उन्होंने वो कोकोनट वाटर अच्छे से बताएगा। तो यही है कि नेचुरोपैथी में क्या कहते हैं, बॉडी अपने आप हील होती है, लेकिन हम जो ये हैप्पी डिजीज बोलते हैं हम लोग इसको, फीवर को या हम्म। लूज मोशंस को, इनको हैप्पी डिजीज बोलते हैं। तो जब ये डिजीज आती है ना, तब बल्कि खुश हो जाना चाहिए हमको कि ये डिजीज आई। क्यों आई ये डिजीज? हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए। तो मैं बस इसमें यही ऐड करूंगी। और फ्रूट्स भी हमें भर के, पेट भर के ही खाने चाहिए। और हमें जितना हो सके, जैसे है ना, अपने पीएमसी में भी धीरेन्द्र सर बताते हैं, तो वो भी धीरेन्द्र सर भी यही बताते हैं कि किस तरह से हम बॉडी माइंड और सबको लेके अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ना इसमें पीएमसी में भी बोलते हैं कि नो मेडिसिन। तो मेडिसिन तो सही में हमारी बॉडी में इतना साइड इफेक्ट करती है ना, कि उसको एक बार जब हम फीवर में एक कोर्स जब एंटीबायोटिक का लेते हैं, तो फिर से वो प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में इतने कम हो जाते हैं कि वो प्रोबायोटिक्स रिप्लेनिश होने में कितने सालों लग जाते हैं। वो दवाई एक बार ली हमने, दवाई तो एक बार ले ली, लेकिन जो प्रोबायोटिक अब रिप्लेनिश होने में उसको साल भर लगेंगे उतने ही प्रोबायोटिक्स को लेने के लिए। और डॉक्टर्स से हमें जब भी, कभी कभार हमें डॉक्टर्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक भी लेने पड़ते हैं। लेकिन जब भी हम एंटीबायोटिक या कुछ ऐसा ले डॉक्टर से, तो हमेशा उससे ना रिकमेंडेड करें कि हमको बी कॉम्प्लेक्स दे, क्योंकि डॉक्टर्स जनरली बी कॉम्प्लेक्स नहीं लिखते हैं उस समय। तो बी कॉम्प्लेक्स इज मैंडेटरी टू मेंटेन द प्रोबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक के साथ वो बी कॉम्प्लेक्स जरूरी है। और जितना हो सके उतना तो हम लोग मेडिटेशन से, अपनी डाइट से अपनी बॉडी को हील कर ही सकते हैं। तो बस मैं ये और ऐड करना चाह रही थी। पूजा जी, थैंक यू सो आपने मच बहुत अच्छी पूजा। जानकारी दी। एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, क्योंकि मैं ये वाली चीज मिस कर गई थी। एक्चुअली जब भी हमें कुछ भी सिम्टम होता है ना, सर्दी खांसी फीवर उल्टी दस्त कुछ भी होता है ना, तो आप प्लीज उस दिन कुछ भी मत खाइए, सब कुछ बंद कर दीजिए। वैसे तो हमारी खुद ही इच्छा नहीं होती है, जब हमें माइग्रेन भी होता है ना, तो हमारे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, मतलब देखने का भी मन नहीं करता। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे दिन पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। जितना आप सोओगे उतनी अच्छी हीलिंग होगी। और अगर आपको काम पे बाय द वे जाना पड़ता है, तो प्लीज कहीं भी आप कोई काम कर रहे हो, तो एक दिन सबसे बोलो, रिक्वेस्ट करो कि मेरे लिए पहले मैं इंपॉर्टेंट हूँ। मैं अगर ठीक नहीं होंगी, भले आज मैंने दवाई खा के, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और मैं सोचा आज मैं दवाई खा लेती हूँ क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, कहीं मुझे जाना है, तो ये बहुत गलत आप बॉडी के साथ करें। क्योंकि आज आपने खा लिया, कि 2 3 4 दिन या 2 महीने या सही कुछ साल बाद एक क्रॉनिक डिजीज भी आएगा, तब क्या करोगे? तब तो आपको छुट्टी लेनी पड़ी, तब तो शायद आपको जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। तो वहां तक जाना ही क्यों कि आप एक दिन पहले रेस्ट नहीं ले सकते? अपने फैमिली मेंबर से बोलो, आज सिर्फ मैं रेस्ट करूंगी, भाई अपना खाना पीना है देखो, तुम सोचो कि मैं हूं ही नहीं घर पे। और ऐसे ही आपको वाइब्रेशन में रहना है, और उस दिन कुछ भी नहीं खाना है। आप लोग देखना, एक दिन नहीं खाओगे ना, आपकी बहुत हीलिंग होती है। मैं तो बताऊं, मेरी मेड जो आती है, वो खुद इस चीज से कई बार, पहले वो आती थी हमेशा कहती, दीदी आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, दीदी आज मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तुम कुछ मत करो, आज तुम कुछ नहीं खाओगी। बोली दीदी चाय भी नहीं? मैं कहा चाय तो बिल्कुल, तो कह रहे वो तो सबसे बड़ा टॉक्सिन है, उसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं पियोगी, पर तुम आज कुछ भी नहीं खाओगी। तो वो दूसरे दिन आई, मुझे लगा कि शायद पता नहीं वो छुट्टी उट्टी लेगी। दूसरे दिन आके इतनी खुश, बोली वाह दीदी तो मिराकल हो गया, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए थे, अरे कमजोर हो जाएगी, मैं तो बिल्कुल फुल एनर्जेटिक हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर आगे जब भी उसको होता है, तो अपने आप वो कहती, दीदी पता उस दिन मुझे पेट दर्द हो रहा था, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं एकदम ठीक हो गई, दूसरे दिन मैं नॉर्मल हो गई। तो मतलब जब हमारी मेड लोग कहती हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यार वो लोग अपने काम कर रही हैं, तो हमें भी अपनी बॉडी को सुनना
सुननी चाहिए। हमें 1-2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होगा, उल्टा हम और एनर्जेटिक 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। तो प्लीज बॉडी शेमिंग मत सोचना कि मैं कमजोर दिख जाऊंगी, मेरी आंख में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्ट ही रहोगे। और आपके साथ में तो एक है ना हथियार, मेडिटेशन, वो क्या है, वो तो एनर्जी दे ही रहा है ना आपको, उस पर हाँ, भरोसा रखो। और हाँ, रेस्ट दो, बहुत जरूरी चीज है, अपने आप हीलिंग हो जाएगी। खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है उस दिन, आप ये कुछ बोल भी रहे नहीं हो? खाना, फ्रूट्स भी बिल्कुल नहीं नहीं, खाना। सिर्फ पानी पानी पियो, पीना वो है? भी पानी भी तब तक जब आपको प्यास लगे। कोई बोले अरे नारियल पानी पी लो, कुछ भी मत पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए, सिर्फ पानी पीजिए और रेस्ट कीजिए। अब अच्छा, थैंक यू। अभी दीपा जी और कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, दीपा जी। दीपा जी अनम्यूट है अभी भी, अभी ओके। हाँ, नहीं, अब थैंक यू किया उन्होंने। थैंक यू सो मच पारुल एंड मतलब वंडरफुल आपका जो पूरी जर्नी आपने बताई, डिटेल में आपने शेयर की एंड मैं इतना ज्यादा उसको रिलेट कर रही थी एंड टू बी फ्रैंक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफी हद तक मेरी कहानी है, मतलब काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगी। एंड मतलब वंडरफुली आपने इसको एक स्क्रैच से शुरू किया, वो बहुत जरूरी था ताकि पता चले कि क्या है। सबसे पहले मतलब a lot of gratitude, thank you to you, thanks एंड थैंक मेरा यू। मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि मुझे भी पहले बहुत जल्दी जल्दी फीवर होता था एंड जब मैं मतलब शादी करके आई तो जैसे बच्चों को फीवर होता है ना, हर 2 महीने में 3 महीने में मुझे फीवर हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है। धीरे धीरे मेरी बॉडी इतनी वो हो गई कि मेरे को साइनस शुरू हो गया, पूरे मुझे यहाँ पे इतना पेन होता था इन जगहों पे एंड ये पूरा मेरा पेन करता था ये सारा, बहुत पेन एंड फिर मुझे माइग्रेन भी शुरू हो गया। इस तरह से चीजें बढ़ती गई एंड एलर्जी भी स्किन की मुझे तब पता चली जब मैंने कलर लगाया। हालांकि बिफोर मैरिज मेरे को इतना पता था कि गार्लिक को टच करने से मेरी स्किन में मुझे एलर्जी हो जाती थी, सिर्फ टच करने से। एंड खाने का तो नहीं होता था बट आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ऐसे क्यों होता है। एंड ये मतलब मुझे ऐसी, मेरे को ऐसी कई चीजें होती थी जो मैंने आसपास कभी सुनी नहीं थी और मेरे घर में भी किसी ने सुनी नहीं थी, तो उनको ना मेरा बड़ा अजीब सी चीजें लगती थी कि इसको अजीब अजीब चीजें होती हैं। एंड एनीवे मतलब मेरे को इतने रैशेस हो जाते थे, इतनी खुजली होती थी उस गार्लिक से। फिर मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी ट्राई की लेकिन वो मतलब काफी हद तक मैंने लंबा उसका ट्रीटमेंट किया, वो थोड़ा कम हुआ लेकिन गया नहीं और शायद कुछ बेटर हुआ। एंड उसके बाद जब मैंने कलरिंग शुरू की आफ्टर मैरिज एंड तब मुझे पता चला कि मुझे एलर्जी फिर से है ड्यू टू कलर। एंड देन मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि कलर नहीं यूज करना। एंड उसके बाद भी मैंने एक बायो कलर यूज किया लेकिन उससे मुझे जैसे हेडेक वगैरह जो शुरू हुआ एंड ये सब चलता रहा और मेरी बॉडी में ये सब, इवन मुझे धीरे धीरे थायराइड शुरू हुआ। थायराइड तो मेरा इतना ज्यादा नहीं था बट मुझे बॉडी के पेन बहुत शुरू हो गए, जैसे मेरे को कोई टच करता था, जैसे अगर बच्चों ने ऐसे कर दिया और मैं चिल्लाती थी एंड वो लोग हैरान होते थे, मतलब उनको यकीन नहीं होता था कि ये ऐसे कैसे आपको टच करने से दर्द होता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता बट प्लीज मेरे को टच मत करो, ऐसे कोई करेगा ऐसे करेगा, बहुत पेन होता था। बट स्टिल मैं उस चीज को पकड़ नहीं पाई, मतलब ये कितना स्प्रेड हो रहा है मेरे बॉडी में, क्या हो रहा है। बट हाँ ये कुछ कुछ होता गया एंड ये सब चलता रहा। एंड नॉर्मल जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे हेडेक की, बुखार की, एंटीबायोटिक, एंड मुझे फेरेंजाइटिस बहुत जल्दी होता था, मैं मतलब बहुत जल्दी ये सब होता रहा। फिर जैसे मुझे भी एक वीडियो मिला फेसबुक पे एक ल्यूक पुटिनो का एंड वहां से मुझे जब पता चला कि एक कैसे एक लाइफस्टाइल में थोड़ा खाने पीने में चेंज करने से चेंज हो जाएगा। and उन्होंने ओवरऑल वो स्लीप को भी बहुत एम्फसाइज करते थे, गुड स्लीप, मतलब बहुत जरूरी है आपको अच्छी नींद आना, मतलब एक क्वालिटी स्लीप, एक स्लीप होना। एंड क्योंकि स्लीप में, नींद में हमारी ऑटोमेटिकली कितनी हीलिंग होती है, वो मतलब वो हम मतलब वो एक ऑटोमेटिक एक डॉक्टर का काम करती है, मोर देन अ डॉक्टर, आई मीन यू नो इट्स अ एक जैसे कहते हैं यूनिवर्स हेल्प करता है उसमें हमारी पूरी बॉडी को हील करने में। तो उन्होंने उसको भी बहुत बोलते थे। एंड देन जब मैंने रॉ डाइट शुरू की एंड मुझे बहुत, मैं इवन मेरा भी यही था जैसे पारुल ने बताया कि मैं
सुबह उठ के चाय पीनी, और मैं नहीं चाय पीऊंगी तो मुझे गले में दर्द हो जाएगा, मुझे जुकाम हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। वो मेरे मेरे मन में बैठा हुआ था और होता भी था। और मैं मतलब बहुत ज्यादा मेरा वो पकड़ा हुआ था मैंने उस चीज को। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं फ्रूट डाइट शुरू करूं। मैं फ्रूट रेगुलर खाती भी नहीं थी। तो जब उन्होंने बताया कि शुरू करो तो मैंने स्टार्ट किया। मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, जैसे जैसे सबके लिए होता है, एक अपने उसमें रूटीन में चेंज लाना। फिर उसको जब स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे अडेप्ट किया, फिर इवन उनके 3 महीने का कोर्स भी ज्वाइन किया, फिर वेजिटेबल जूस का भी स्टार्ट किया। वो पता चला तो इन चीजों से, जैसे सेम पारुल ने बताया, विद इन अ मंथ, मे बी लेस देन अ मंथ, मुझे ऐसे चेंज फील हुआ कि वही एनर्जाइज फील हुआ। इतनी एनर्जाइज फील हुआ मुझे। एंड मेरा हेडेक कम हो गया। मेरे एलर्जी में मुझे रैशेस हो जाते थे, मतलब कभी गले में, कभी वहां, कभी कितने भी हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ फोल्ड्स होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे हमारे घुटने के नीचे फोल्ड है उस जगह पे रैश हो जाएगा, हमारे आर्मपिट में फोल्ड है वहां लाल लाल रैश हो जाएगा, ऐसे कितने भी फोल्ड्स में रैशेस हो जाते थे। एंड उसका कुछ समझ ही नहीं आता था। रेनी सीजन में तो बहुत ज्यादा, बारिश के दिनों में तो मतलब हो जाता था। लेकिन वो तो मेरा सबसे पहले ठीक हो गया। आई मीन मैं इतनी हैरान कि मैंने कुछ कुछ ट्यूब्स भी लगाई थी काफी साल तक, वो मेरा ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। मतलब इतना मुझे सरप्राइज हुआ कि ये इससे मेरा ठीक हो गया, और मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि यस, मतलब सही कर रहे हैं। एंड जैसे मुझे कुछ और ऐड करना था, जैसे हमने जो डाइट में उन्होंने हमें प्रोबायोटिक के लिए बहुत अच्छे बताया कि सबसे आसान है फर्मेंटेड राइस लेना खाली पेट। जैसे हमने एक रात पहले जो हमारे चावल अगर हमने बचा बनाए हैं वो बच जाते हैं, बच गए या आप एक्स्ट्रा बना लीजिए, उस चावल को, जो हमारा ये मिट्टी का बर्तन है जैसे जिसमें घड़ा होता है, क्ले पॉट, आप उस बर्तन में आप उस चावल को, हमें ज्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच लेना है। तो समझ लीजिए 1-2 चम्मच आपने डाल दिए, एंड उतना ही पानी डालें कि जितना वो भीग जाए बस। एंड सुबह उठ के खाली पेट उस फर्मेंटेड राइस को लेना। इट वर्क्स एज अ वंडरफुल प्रोबायोटिक, सबसे आसान और सस्ता तरीका प्रोबायोटिक, जो हमारे बॉडी में हमारे गट को हेल्प करता है, गट हेल्थ को प्रोबायोटिक है। जैसे प्रोबायोटिक में हमारा कांजी भी आता है, जो हम कांजी बनाते हैं गाजर की, होली के टाइम पे कांजी पीते हैं गाजर की, वो बहुत अच्छी है कांजी लेना। इवन मतलब जो भी फर्मेंटेड चीजें हैं हमारी, एंड नॉट अचार वचार नहीं, बट इस टाइप के जो हमारे रॉ सब्जियों को अगर हम फर्मेंट करके कुछ हद तक खाएं, एप्पल साइडर विनेगर डाल के कुछ करके, बहुत ही हेल्प करता है खाने के साथ साथ। एंड जैसे फास्टिंग का भी, जैसे पारुल ने बताया कि फास्टिंग ने भी मेरे को बहुत हेल्प किया मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि आदत थी कि रात को सोने से पहले कुछ चाय पी लो, चलो गर्म चाय पी लो, चलो ग्रीन टी पी लो, चलो ग्रीन टी नहीं, चलो तुलसी और अदरक और उसका पानी पी लो, या हल्दी वाला दूध पी लो। सर्दियों में जनरली ऐसे ही रहता है कि कुछ पी के सो गरम गरम, क्योंकि गले में दर्द था, ये था, तो वो आदत पड़ी हुई थी। तो ये पता चला कि जो भी पीना है करना है वो आप इतना गैप रखो कि सुबह से और आपके रात में 12 से 14 घंटे का गैप। तो वो मेरे को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हम कभी सौंफ खा रहे हैं, कभी इलायची खा रहे हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद इलायची मुंह में डाल ली, तो पता चला कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब प्लेन वाटर, बिल्कुल प्लेन वाटर के अलावा कुछ नहीं। प्लेन वाटर से फास्टिंग करनी है मिनिमम 12 घंटे। जैसे रात को अगर 8 बजे खाया तो सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, या अगर रात को 8 बजे खाया तो सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। और मुझे शुरू में तो अजीब सा लगा, लेकिन मैंने देखा धीरे 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 मेरी बॉडी में भूख ही नहीं लग रही। मतलब मेरा इतना था कि मैं 16 घंटे भी मेरे को भूख नहीं लग रही थी। मतलब जैसे पारुल ने भी अपना बताया, तो वो मेरे को फास्टिंग से भी बहुत हेल्प हुई। लेकिन एक बहुत जरूरी है कि जब फास्टिंग ब्रेक करेंगे हम सुबह, वो हमें फ्रूट से ही ब्रेक करनी है, क्योंकि हमारा गट, पेट के अंदर एक स्पॉन्ज हो, स्पॉन्ज की तरह हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है। तो उसमें हमें कुछ ऐसा डालना है जो बिल्कुल फ्रूट, जैसे फ्रूट एक है वो ही डाल सकते हैं हम इसमें, और कुछ ऐसे नहीं डालेंगे। या हम एक डेट्स होता है, जैसे हमने सुना है कि ये जो रोजे भी रखे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ना कि उसको डेट से वो ब्रेक करते हैं, खजूर से। तो खजूर हम ले सकते हैं फास्टिंग को ब्रेक करने के टाइम सुबह, खाली पेट खजूर ले लिया या फ्रूट खा लिया इस तरह से। मतलब उसको जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे, इवन मेरे को स्किन में, मेरे को पहले ड्राइनेस नहीं थी, फिर आफ्टर मैरिज या ये
कलर लगाने के बाद जो मेरे को ड्राइनेस शुरू हो गई, ये मेरे फ्रूट्स लेने से और जूस लेने से फिर बेटर हो गई। मतलब स्पेशली वेजिटेबल जूस से मैंने देखा कि मेरा ये जो जैसे हम लोग आंवला, गाजर, चुकंदर और पुदीना डालते हैं, धनिया डालते हैं, उससे मैंने देखा मेरे को स्किन में बहुत फर्क आया। मतलब आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मैं इतने सारे ऑयल्स लगा रही हूँ, दुनिया भर के क्रीम्स लगा रही हूँ, एंड मतलब छोड़ दिया था मैंने। मतलब मेरा इतना ड्राई होता था कि मुझे दर्द होना शुरू हो गया था, मेरे हाथ इतने स्टिफ हो गए थे ड्राइनेस की वजह से कि मतलब ये आई वाज सो सरप्राइज कि मैंने जब वेजिटेबल जूस लिया, तो ये पुदीना और धनिया जो हम हरी पत्ते की चीज डालते हैं, वो बहुत हेल्प करता है स्किन को टाइट करने में और स्किन को ये हमारा रिटेन करने में, हमारा मॉइस्चर। बाकी तो पारुल ने सब कुछ इतना ज्यादा अम, सारी पांचों एलिमेंट्स की एनर्जी एंड सब कुछ इतना वंडरफुली एक्सप्लेन किया, इतने डिटेल में कि वो मैं मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है पारुल से। और मतलब और इसमें चेंज लेकर आएंगे। एंड पारुल, अब आप प्लीज अपना वो दूध का भी शेयर करिए, आप दूध कैसे लेते हैं, और आप बता रहे थे कि दूध किस फॉर्म में हम बना सकते हैं। मुझे तो सिर्फ एक वही पता है, तिल वाला, कि तिल को रात को भिगो के and सुबह उसको हम ग्राइंड करके, एंड बादाम वाला, दो पता है। बट स्टिल मैंने कभी ट्राई नहीं किया, टू बी फ्रैंक। बट आप क्योंकि आप ट्राई कर चुके हो, सो इट विल बी और हमें हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपा जी, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। हाँ जी पारुल जी। थैंक यू दीपा जी, आपने बहुत सारी चीजें और बता दी, और क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको अपनी डेली रूटीन बता देती हूँ कि अब मैंने, क्योंकि अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि मुझे उसको डिटॉक्स करना जरूरी था। अच्छा, अगर हो सके तो मैं आप लोग को अपना पिक्चर शेयर करूँ क्या, मैंने जो आप लोग को डिजीज बताई थी। हाँ उसके हाँ। आगे मैं बताऊंगी कि मैं और क्या क्या डेली खाती पीती हूँ। फिलहाल मैं सोच रही हूँ आप लोग एक पिक्चर दिखा देती हूँ, जस्ट कि क्या कैसी मेरी छोटी सी एक जर्नी थी। अ, क्या ये शेयर हो पा रहा है? अभी तो नहीं आ रहा। अभी देख हाँ रहे अभी हैं? आ रहा, अभी आ रहा है, हाँ हाँ। तो आप लोग ये देख सकते हो कि मैं पहले 85 kg की कैसी दिखती थी, और फिर 74 kg मैंने लॉस पता किया है क्या लग ऑलमोस्ट। रहा है, हम क्या सोचते थे कि ये ना फोटो बना देते हैं हमको पागल बनाने के लिए। वही राम, आप तो सच बता रहे हो हमें। ये पहले देखिए, हम तो यही सोचते थे, मैं तो यही सोचती थी। और ये मैं जो 74 kg है, इसमें मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, 3 महीना। और आप देखो मैं कितनी ज्यादा स्किनी हो गई थी, और इतना मतलब मेरी स्किन अच्छी ग्लो कर रही थी। जो कहते हैं ना, दुबले होने के बाद आंखों में गड्ढे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक मिनट। परफेक्ट एकदम। और एक और मैं शेयर करती हूँ कि मुझे कैसी स्किन एलर्जी हो गई थी, वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरे को अ, ये देखिए, मुझे कुछ ऐसी स्किन में प्रॉब्लम आई थी, और अभी एकदम गायब हो गई है, पूरी तरीके से गायब हो गई है। और एक और फोटो आप लोग को दिखाती हूँ मैं, कि जैसे ये आप पेठा देख रहे हो, ये पेठा, इतना पेठा आप देख लो। ये मैं बताती हूँ आगे, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ जस्ट कि पेठा क्या होता है, कैसे मिराकल काम करता है हमारी डेली लाइफ में। तो देखिए मेरा डेली का रूटीन क्या है, कि मैं अपने बॉडी को अभी भी, जबकि मैं एक फिट, मतलब मैं बच्चे को अभी भी फिट करा रही हूँ, अपने मदर मिल्क पे हूँ, तो भी मैं डेली का 12 घंटे का मिनिमम फास्टिंग करती हूँ। देखिए फास्टिंग बहुत जरूरी है, मैंने कहा ना, एक खालीपन पेट को जरूरी है। 4 घंटे की फास्टिंग तो हम दिन में करते हैं, लेकिन रात की जो फास्टिंग होती है, एक्चुअल वो हमारी हीलिंग होती है। हमारे सेल्स एक्टिव होके काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है अब हमें कुछ मिलने नहीं वाला है, अब हमें इसी पे काम करना है। तो जो भी खराब चीजें हैं वो उसको बॉडी से बाहर कचरे के थ्रू निकालता है, और जो अच्छी चीजें हैं वो ब्लड में जाके देता है, ठीक है। तो उसको हमें समय देने के लिए, ये नहीं कि बस रात को हमने 10-12 बजे खाया, वही हमने सोचा चलो अब भूख लग रही है तो थोड़ा मंचिंग कर लो, थोड़ा आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, अरे हल्का ही तो है, कौन सा है, कौन से बॉडी को दिक्कत है, बॉडी है ना, अपना देख लेगा। वो ऐसा नहीं है। ये हमारी जो आंत होती है ना, आंत बोले तो इंटेस्टाइन, 27 to 28 फीट लंबी होती है। हमारी हाइट कितनी, 5-6 फुट होती है, हम इतने लंब, सोचो इतनी लंबी फुट, 27 इंच की जो होती है आंत, वो अगर हमें लगता है कि हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाए, पर इतना आसान नहीं है। एक जानवर का जो इंटेस्टाइन होता है ना, वो बहुत छोटा और बहुत ही
मतलब छोटे फीट का होता है, लेकिन हमारा 27 फीट का, तो उसमें खाना ना बहुत धीरे धीरे ही डाइजेस्ट होता है। ये हमारी गलत मिथ है कि हम खा लेंगे, हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे हमारा पेट पच जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो पेट में जाके सड़ता ही है खाना, और सड़ना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सड़ने से क्या, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे दही को हम कैसे जमाते हैं, उसमें बैक्टीरिया बनते हैं ना, तो बैक्टीरिया का काम होता है वो प्रोबायोटिक बनाता है। प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में हमेशा ही रहता है। प्रोबायोटिक एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी बॉडी को हमेशा हेल्दी बना के रखता है। तो अभी जो बातें हो रही है ना प्रोबायोटिक, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये प्रोबायोटिक क्या है। प्रोबायोटिक बहुत अच्छी चीज होती है, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हमारा वो खाना सड़ता है ना, तो फिर उसमें से यही सब बैक्टीरिया आके आते हैं और वो खाते हैं, और उससे वो हमारी जो कचरी चीजें हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, क्योंकि हमारी एक छोटी और बड़ी आंत होती है ना, तो बड़ी आंत में उसको भेज देते हैं, जिससे हमारे दूसरे दिन मोशन क्लियर होता है। और जो छोटी वो उसमें बाकी चीज जो अच्छी चीजें होती हैं वो ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है। पर खाना हमें ऐसा खाना चाहिए जो एसिडिक ज्यादा ना हो, अल्कलाइन नेचर का हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि तो जो 12 घंटे का समय होता है ना, ये ही काम करता है, माइक्रो प्रोबायोटिक का काम होता है, वो काम करता रहता है, तो हमें उसको टाइम देना चाहिए। तो कम से कम मिनिमम कहते हैं 12 घंटे की फास्टिंग डेली करो, ठीक है। फिर सुबह मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं पेठे का जूस पीती हूँ। पेठा जो मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाया था, छोटा से इतना ही टुकड़ा, ये ज्यादा नहीं, 100 ग्राम तक लीजिए। और इतने ही से पेठे में मैं और मेरे हस्बैंड एक एक ग्लास पानी इसका पीते हैं। इसको हमको मिक्सर में चर्न करना, अच्छे से पीसना है, और पानी जितना हो सके उतना पानी मिलाओ। तो उतने से पेठे में मैं 2 ग्लास, बड़े बड़े ग्लास बनाती हूँ और उसको पीती हूँ। फिर आधे घंटे बाद मेरी ग्रीन टी रेडी होती है। ग्रीन टी मैं बिल्कुल हर्ब से बनाती हूँ। मैं कोई पैकेट वाला ग्रीन टी नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें ना मुझे मजा मिलता है ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैंने अपने घर में एक लेमन ग्रास लगा के रखा है, एक बेसिल लीव लगा के रखा है, बेसिल लीव भी होता है, और एक तुलसी का पत्ता, और गुड़हल का पेड़ भी है। गुड़हल का जो फूल होता है ना, जैसे हेबिस्कस फ्लावर बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी हमें मतलब चाय में अगर डालो तो वो बहुत अच्छा। पर वो फूल आपको अपने को ऐसे तोड़ना नहीं है, जब तक वो गिर ना जाए ना तब तक उसको नहीं, क्योंकि वो देखो अपन कहीं ना कहीं प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। उसी में हमें काफी कुछ मिलेगा, तो वही हमें डालना है। अगर अदरवाइज आप देखना मार्केट में वो हेबिस्कस का जो पाउडर है वो बहुत महंगा मिलता है। जो लोग जानते हैं ना इसकी वैल्यू, वो जानते हैं बहुत महंगा मिलता है। तो जब अपने घर में प्लांट है तो उसको डालो ना रोज चाय में, क्या है। तो वही बस उसकी चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ और उसकी चाय में पीती हूँ। मैं करीबन 1 ग्लास चाय पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय पीना, तो वो ग्रीन टी पीती हूँ अपना मस्त। और मेरे हस्बैंड को भी अब आदत लग गई, अब उनको दूध की चीज से एकदम नफरत सी हो गई। दूध वाली चाय से तो मतलब बदबू आती है लिटरली, अब हम लोग नहीं पी सकते हैं। तो ऐसे मेरी होलिका जाती है। उसके बाद फिर मैं करीबन 8 या 9 बजे बाद, क्योंकि मुझे फीड भी करना रहता है ना, तो मुझे भी थोड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चाहिए रहता है कि मैं फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स खाऊं। तो सबसे पहले 1 मिनट में आपको एक और मैंने आज ही फोटो ली है। अ, ये देखिए आज ही की फोटो है, अगर आप लोग देख पा रहे हो। ये मेरा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है, ये ऑलमोस्ट मेरा हर दिन यही रहता है। मैं इसमें आप देख सकते हो थोड़ी मूंगफली भी रहेगी, और ये क्या बोलते हैं, भुट्टा जो होता है ना, स्वीट कॉर्न वो, गॉड, और हाँ। हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें थोड़े मेरे वो भी डाले हैं मैंने, क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स डालते हैं। हाँ। तो स्प्राउट्स भी हमें ज्यादा नहीं खाना है। एज ए मेरी बॉडी के लिए मुझे 4 या 5 स्पून ही मेरे लिए इनफ है। पर उसमें ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या डालना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डालने चाहिए। क्या होता है ना, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स में बहुत मात्रा में पानी रहता है, अल्कलाइन रहता है। मैं बोल रही हूँ बार बार, हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वाली चीजें खानी है। तो ये एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से खा सकते हो। और कोशिश कीजिए नमक बिल्कुल ना ही डाले तो अच्छा है, क्योंकि नमक भी एक तरीके का पॉइजन, एक बहुत बड़ा टॉक्सिन होता है। तो हमें अपने डेली लाइफ में नमक की मात्रा जितना कम करो उतना अच्छा है। नमक अगर खाना भी है तो जैसे दीपा जी ने भी बताया था पहले कि हमें 2 बार नमक ऐसे खाना चाहिए। सुबह आप लाल सॉल्ट वो जो बोलते हैं प्योर पिंक सॉल्ट खा सकते हो, और रात को आप नॉर्मल आयोडीन, क्योंकि हमें दोनों का बैलेंस करना चाहिए। पर फिर भी मैं कहूंगी नमक की कोशिश करो बहुत कम खाओ। फिर इसके बाद दोपहर में नॉर्मल दाल चावल ही खाती हूँ मैं। कोई भी कभी भी 2 ग्रेन हमें साथ में नहीं खाना चाहिए। अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो
कोशिश करो ये भी कम ही होना चाहिए, सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो सब्जी दाल ही कम होना चाहिए, सॉरी दाल और चावल कम होना चाहिए। और मैं ग्रेन्स जैसे ऑलरेडी हो गया, चावल और दाल हो गया, तो इसके अलावा अब हमें रोटी नहीं खाना चाहिए हमें, क्योंकि वो एक तीसरा एलिमेंट, उसमें भी हमें बहुत सारा कार्ब्स मिलता है। अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी में टोटल पूरे दिन में सिर्फ हमें 7 ग्राम ही कैलोरी कार्ब्स चाहिए रहता है, लेकिन हम एक रोटी, जो एक गेहूं, अगर मान लो गेहूं की रोटी अगर 100 ग्राम से बनती है, तो उसमें ऑलमोस्ट हमें 40 ग्राम उसमें मिलता है, हमको कैलोरीज मिलती है। तो सोचो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 7 है, और हमको चाहिए, हम खा रहे हैं 42, ऊपर से चावल और ढल रहे हैं, दाल और डाल रहे हैं, तो आप सोचो एक दिन में आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो। और फिर उसके बाद आपको बर्न भी नहीं करना है। बर्न करने का तरीका क्या होता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं, बस हम सोचा अरे बस खा लिया, अब चलो बैठ के मेडिटेशन करते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हमें उसको, क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा जो जा रहा है ना, ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज बनाता है, रोटी वगैरह ये सब ग्लूकोज होता है। इसलिए तो कहते हैं डायबिटीज पेशेंट वालों को कि चावल मत खाओ, चीनी मत खाओ, रोटी रोटी तो खैर अभी गलत बताया, लेकिन रोटी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा पड़ी रहती है। तो वो जब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे लीवर और फैट मसल्स में बैठ जाते हैं, इसलिए हम मोटे हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि 2 ग्रेन से ज्यादा कोई मत खाओ, या फिर रोटी खाओ, या फिर आप चावल खाओ। अच्छा, ग्लूटेन भी मैं मना करती हूँ लोगों को कि ग्लूटेन इज नॉट गुड। कोशिश करो जो, जहाँ पे ऐसे गेहूं बनते हैं जहाँ पे कोई भी जीन्स चेंज नहीं हुए हों, तो वहां से। अब ये जीन्स का क्या मतलब होता है? जीन्स का ये मतलब होता है कि पहले हम जो खाते थे गेहूं, उसमें ग्लूटेन कम पाया जाता है, लेकिन अब के टाइम पे ग्लूटेन बहुत मात्रा में है। और ग्लूटेन होता क्या है? ग्लूटेन एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब अगर आपको याद हो, हम मैं बहुत पहले का अगर बताऊं, जब मैं गाँव जाती थी, तो वहां पे शादियों के कार्ड में लोग आटे, गेहूं के आटे से चिपकाते थे, कागज को चिपकाते थे, और इसे बोलते थे ये चिपकता अच्छा है। तो ऐसे ही बच्चे भी छोटे थे, तो वो लोग कोई भी चीज, पहले फेविकॉल इतना नहीं चलता था, पहले यही सब चिपचिपा चीजें यूज करते थे। तो इसलिए गेहूं के में ग्लूटीन, मतलब यही ग्लूटीन, चिपचिपा जो चीज होता है वो ग्लूटीन होता है, वो हमारे आंतों में भी जाके चिपक जाता है। हमें लगता है हम पानी से उसको निकाल लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप कभी भी आप देखना, किसी प्लेट में अगर आपने गेहूं और पानी मिक्स कर दो और उसको पानी से गिराओगे, तो वो नहीं जाने वाला है जब तक वो पूरा लिक्विड नहीं हो जाता। अच्छा, गेहूं की अगर रोटी खाते भी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खा रही हूँ, तो उस रोटी को इतना चबाओ कि आपके पेट में जाके वो चिपके ना। इसलिए तो हमको 36 दांत दिए गए हैं। 36 का मतलब ही है कि आपको 36 बार चबा के खाना है। बट हम क्या कहते हैं, गुड़ुक 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 करके खा लेते हैं कि अरे नहीं हमको तो पेट भरना है। नहीं, जितना हम लिक्विड करेंगे, जितना हम अपने मशीन को यहीं चला लेंगे, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई रोटी की बात। अब रोटी खाने में थोड़ी सी तो मेहनत लग ही जाती है उतना, तो राइस मुझे ठीक लगता है कि मैं चबा चबा करके खा लूँ, थोड़ा चबा लूँ, पर वो जल्दी डाइल्यूट हो जाता है। इसके बाद शाम को मैं फिर से ग्रीन टी लेती हूँ, या फिर जैसे मेरे को तिल के लड्डू, या फिर ये जो होता है यहाँ पे तिल गुड़ के लड्डू बहुत मिलते हैं, या फिर वो मैं खुद ही घर में बनाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। कभी नारियल के लड्डू खा लेती हूँ। तो ये सारे मैं लड्डू वगैरह खाती हूँ। स्नैक्सिंग मेरा यही होता है। और रात को भी मैं रोटी सब्जी, वो भी रोटी मेरी ज्वार की रोटी होती है, या अगर हो सके ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, वही बेस्ट है। गेहूं की रोटी ना खाएं तो आप देखेगा आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वेट भी अच्छा कम हो जाएगा, आपको जो भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस रात को मैं एक सब्जी और रोटी ज्वार की खाती हूँ, और ये मेरा डेली का रूटीन होता है, समझिए। और इस तरीके से मेरा डेली लाइफ है। और अभी ऑलमोस्ट मैंने पिछले हफ्ते से मैंने ऑलमोस्ट 4 kg वेट कम कर लिया, क्योंकि अब मैंने वापस अपनी उस डाइट पे धीरे धीरे आ गई हूँ। अभी इस पे बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब मैं वापस शुरू कर दी हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, थैंक यू पारुल जी। बाकी क्वेश्चन तो कोई नहीं, लेकिन हमें जानकारी बहुत सारी मिल गई है। किसी ने मिलेट्स का भी बोला था, तो मिलेट्स के भी बारे में बताती हूँ। मिलेट्स एक ऐसा ऐसा मतलब चीज है जो हमारी धरती पे एक मिराकल का काम कर रही है अभी फिलहाल। इसको एक, इनका नाम याद नहीं आ रहा, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डेवलप बताया है कि मिलेट्स एक्चुअली सबसे ज्यादा फाइबर होता है, उसमें ग्लूकोज सबसे कम होता है।
अभी तक हमें क्या समझ में आ रहा था कि गेहूं में, हाँ जी, खादर वाली, करेक्ट, खादर वाली ने ही इसको और इंट्रोड्यूस किया है। और अगर आपको याद हो कि अभी जब G22 हुआ था हमारे भारत में, G20 या 20 कुछ ऐसा हुआ था, तो वहां पे सिर्फ मिलेट्स की ही चीजें रखी गई थी। तो मुझे इतना खुशी हुई कि मिलेट्स अब इतना मार्केट में आ रहा है। तो बहुत जरूरी है मिलेट्स खाना, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन्स मिलता है, हमें कैल्शियम, उसमें फाइबर, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो कोशिश करो दिन में एक बार आप मिलेट्स जरूर खाओ। जो हम प्रोबायोटिक की बात कर रहे हैं, वो भी कंजी जो बनते हैं वो मिलेट से भी बनते हैं, और मिलेट में सबसे अच्छे ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो कोशिश कीजिए। आगे के सेशन में मैं बता भी दूंगी कि हम ये सारी चीजें कैसे बना सकते हैं, प्रोबायोटिक हम चीजें कैसे बना सकते हैं, क्या क्या कैसे और खा सकते हैं। ये मैं कभी आगे के सेशन में लूंगी। फिलहाल आज तो बहुत टाइम हो गया। काफी, हाँ ये हाँ, पारुल ने ठीक सही है, बोला। थैंक यू मिलेट्स पारुल क्या जी। है, मिलेट्स आर रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स आल्सो। जो हमको कलरफुल वेजिटेबल्स में जो चीजें मिलती हैं, जैसे हम बोलते हैं कलरफुल वेजिटेबल्स खाना चाहिए, तो वो मिलेट्स में हमको ऐसे कैसे मिल जाते हैं। दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स आल्सो। और डायबिटीज वालों को स्पेशली मिलेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इस, करेक्ट। और वो चिपकता नहीं है। राइस और रोटी जो है वो चिपकती है, मिलेट्स जो है वो चिपकता नहीं। और जो कांजी की बात कर रहे हैं ना, वो कांजी हम मिलेट से बना है, जिसको अंबली बोलते हैं। एंड दे आर आंबली। ग्रेट फॉर क्लीनिंग द गट सिस्टम। और गट, जब अगर हम अम्ली, जिसको बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज है, अगर वो 2-3 बार अम्ली भी लेता है ना, तो वो देखेगा धीरे धीरे उसका वो डिजीज अपने आप कम होता है। बाय टेकिंग ओनली मिलेट्स ऑल्सो यू कैन हील योर डिजीज ऑल्सो। और मैं इसके ऊपर एक और बोलना चाहूंगी कि हम लोग ये फिजिकली तो बातें बहुत हो गई है कि ये खाना खाना, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिजीज अगर ड्यू टू एक अवर मिनट, थॉट। एक मिनट पूजा जी, एक मिनट। हाँ पारुल, अगर आपको लग रहा है कि आप बिजी हो, है ना, तो आप ऑफ करके भी बात कर सकते हो। और आपको अगर अपनी बेटी को देखना है, आप देख सकते हो, ठीक ये है। अभी वो सो रही है थैंक यू। फिलहाल, हाँ, हाँ टचवुड अभी ठीक है, सो ठीक। रही है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ, तो पूजा मैं जी। यही बोल रही थी कि फिजिकली तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन ज्यादातर जो हमारी बीमारी है वो आती है बाय द थॉट्स। अगर हम हमारे डाइट भी चेंज कर लेते हैं, और व्हेन आवर थॉट्स आर नॉट प्योर, उस थॉट में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये खा रही हूँ तो ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। या हम डाइट तो बहुत अच्छी रख रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम हम लोग बहुत नेगेटिव में रह रहे हैं। और तो वो डिजीज कितना ही, फिर आप बोलोगे मैं तो डाइट भी इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा, क्यों नहीं हील हो रही हूँ मैं। तो वो है आपके थॉट्स। तो सबसे पहले डाइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियर योर थॉट्स ऑल्सो, जो हम मेडिटेशन में करते हैं। लेकिन जैसे आप बोलते हैं मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि हमने सुबह 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, बाकी का दिन का हमको पता ही नहीं है। मेडिटेशन मतलब वही पूरा दिन हमको अवेयरनेस में रहना, और पूरा दिन ये सोच के खाना कि हम लोग क्या खा रहे हैं। और जो भी खा रहे हैं ना, मदर अर्थ को और यूनिवर्स को थैंकफुल करके खाना चाहिए, ताकि उसमें वो गुड वाइब्स है। और कभी भी खाने को ऐसा गिल्ट नहीं खाना चाहिए। कभी आपने खा भी लिया ना, तो यू शुड नॉट फील गिल्टी। क्योंकि अभी जैसे हम हमारे मेडिटेशन में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज गुड एंड गुड, कुछ भी बैड तो है ही नहीं। ये तो हमारी थॉट्स है कि हम लोग ने खाने को खराब बना दिया है। लेकिन उस खाने को भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे के, उसमें खूब सारी वेजिटेबल मिला के, फिर उसको एक शांत मन से खाना चाहिए। और कहते हैं जब खाना भी खाओ ना, तो नीचे बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि जब हम आलती पालती करके बैठते हैं ना, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना, वो ना थोड़ा प्रेस होता है, और उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और खाने के बाद जैसे वृद्धाश्रम में बैठना बोलते हैं, फिर है ना वॉक करना बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे लाइफ स्टाइल है जो एक बार हमको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, हम लोग कैसे मैनेज करें। लेकिन ये है ना, जब आप इसको डेली रूटीन में लाते हैं ना, तो आपको लगेगा जो आप पहले खाना खाते हैं उससे ज्यादा मजा इनमें आ रहा है। क्योंकि इनमें वैरायटी भी होती है, और जितना आप लिक्विड डाइट में भी रहते हैं ना, जैसे धीरेन्द्र सर भी बोलते हैं कि आपको ग्रीन जूसेस से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ग्रीन जूसेस में क्या होता है कि उसमें डायरेक्ट सन की एनर्जी होती है, क्लोरोफिल। दे आर रिच इन क्लोरोफिल। और सन की डायरेक्ट एनर्जी होती है, तो जो सन की डायरेक्ट एनर्जी ना, वो हमारी बॉडी को मिलती है, और हमारी बॉडी का क्लीनिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ग्रीन जूसेस सबसे पहले मॉर्निंग में मैं यही बोलूँ, वेजिटेबल्स, ग्रीन जूसेस, पेठे का जूस, सबसे पहले यही लेना चाहिए, जो आपकी बॉडी को और क्लीनिंग करने में काम करता है। और जैसे और भी है ना, हमारे नेचुरोपैथी में और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे एनिमा हो गया, वमन क्रिया हो गई, वेट पैक हो गया। ये सब क्या डिटॉक्स में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। फिर हमारा डाइट में भी मिलेट्स हो गया। मिलेट्स में भी है ना, और सब्जी भी हम लोग लेते हैं ना, जनरली हम मारवाड़ीज में तो क्या होता है कि ग्रीन सब्जी तो कम होती है, और वो जो घर की सब्जी होती है ना, गट्टे और ये, उनको वो सब्जी में काउंट करते हैं। लेकिन सब्जी भी हमारी क्या होना चाहिए, रिच इन हाई फाइबर और रिच इन वाटर, लाइक तोरई, गॉड सब्जियां।
तो वो जब गॉड सब्जियां हम लोग लेते हैं ना, तो वो और हमारे एक्सीलरेट करती है बॉडी को डिटॉक्स करने में। और कभी कभार क्या होता है, जब हम लोग ये सब चीजें प्रोसेस में आते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फीवर, कभी बहुत ज्यादा लूज मोशन, तो हम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, इससे तो ऐसा हो रहा है, इससे तो ऐसा हो रहा है। लेकिन उस समय डरना नहीं चाहिए। जैसे जनरली आम के सीजन में क्या होता है, जब आम आते हैं तो लोगों के पिंपल्स निकल जाते हैं, तो वो डर जाते हैं कि आम खाने से हुआ। लेकिन उसका कंसेप्ट ये कि आप देखिए, प्रकृति माँ ने हर एक चीज को हर सीजन के हिसाब से बनाया। अब आम माना समर में ही क्यों आते हैं? क्योंकि जो आम का प्रोसेस होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर से हीट निकालता है, इसलिए वो पिंपल्स और ये सब आ जाते हैं। तो वो हीट निकलते हैं, ना कि आम की वजह से कुछ होता है। ऐसे ही जब हमारे सर्दी खांसी कफ लग जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि बच्चों को ऑरेंज जूस मत दो, ये मत दो, और सर्दी करेगा। लेकिन दे आर रिच इन विटामिन सी, जो कि हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ाता है। तो ये सब छोटी छोटी नॉलेज जो है ना, वो अभी भी हमारे लेमैन के उसमें गई नहीं है। तो अभी भी वही कुकुम्बर मत खाओ रात के समय में, ये मत खाओ रात के समय में। जबकि खाना कुछ भी खराब नहीं है, वो हमारी थॉट और हमारी बिलीफ ने उसको खराब कर दिया, और हमारे खाने के प्रोसेस ने, जो बार बार हम लोग खाते हैं ना, कि आराम नहीं देते अपनी डाइजेशन को, उस प्रोसेस की वजह से हम लोग बीमार होते। खाने की वजह से बीमार नहीं होते हम लोग, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। जब लाइफ स्टाइल चेंज होगा, तो जो आप खाओगे वो भी आपके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन दिन में जैसे कहते हैं कि जब तक आपकी ग्रोथ हो रही है, तब तक 2 टाइम कुक खाना चाहिए, और जैसे जैसे आपका एज हो रहा है, तो कुक को एक बार ही कर देना चाहिए। तो यही कंसेप्ट है उसका। जैसे धीरेन्द्र सर भी यही बताते हैं, और जगह से हमने सीखा, वो भी यही सीखा है। थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी थैंक और यू मैम। फायदा होगा हमें। हाँ जी, ज्योति जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आत्मवंदन, यस, हाँ आत्मवंदन जी। मास्टर्स। एक्चुअली मैंने तो थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया। मुझे माइंड से निकल गया था कुछ, फिर मेरा काम भी था, तो मैंने अभी देखा ज्योति मैम का मैसेज आया हुआ है, तो फिर ध्यान आया, मैं क्या हाय वो तो निकल गया काफी कुछ। तो आई थिंक वीडियो तो शेयर करोगे, हाँ जी, है ना? करेंगे। तो उससे हाँ मुझे जी। नॉलेज हो जाएगी। बाकी बाकी मैं पूछना चाह रही थी पारुल जी से भी, और जैसे पूजा मैम ने भी बताया, अभी पूजा जी ने बताया कि अम्ली अम्ली का क्या है कॉन्सेप्ट, वो पूछना चाह रही थी। अम्ली किसको बोल रहे हो आप? ये इमली को बोल रहे हो या किसको बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं और बोल नहीं, रही हूँ। इमली नहीं अच्छा, होता, अम्ली होता है, वही फर्मेंटेड मिलेट्स का बनता है। ओके इसमें ओके। क्या होता है कि मिलेट्स को ना पहले 7-8 घंटे भिगोना पड़ता है, भिगो के हम्म फिर उसको बनाना के रखना पड़ता है। जैसे हम दही के लिए बनाया, ठंडा किया, हम्म, मट्टी के बर्तन में उसको ढक के कम से कम अच्छा। 7-8-10 घंटे उसको फर्मेंट होने देते हैं। और मिलेट्स भी हम्म, एकदम पानी के जैसे होना चाहिए, पतली। फिर उस ओके। मिलेट्स का जो पानी, और वो जो पानी मिलेट्स होता है, वो एकदम पतला होना चाहिए, उसको सबसे पहले लेना चाहिए। तो वो आपके है ना गट माइक्रोबायोम को, जो कहते हैं गुड बैक्टीरिया, उसको बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, ओके ओके। वो ध्यान जैसे देना। ये कांजी करता है ना, सर्दियों में हम हाँ गाजर का कांजी लेते हाँ, हैं। ऐसे उसी टाइप से ये होता है मिलेट्स का। ओके ओके ओके। अच्छा, पारुल जी से मुझे और पूछना था। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या क्या बताया, अब मेरा निकल गया पिछली बार जब हमने वो किया था। तो B12 का क्या सोर्स है, और B12 किस किस चीजों से हम ले सकते हैं? क्योंकि मेरा जो है डॉक्टर ने बताया B12 का, और प्लस मतलब कहाँ से हम जो जितने भी विटामिन है ना, कौन सी डाइट से हम ले सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, बच्चों को क्या दे सकते हैं, उस तरीके का कुछ बताओ कि हम बना भी इजी ले, है ना, इजी से बन भी जाए और फिर वो हेल्दी भी हो। तो पहले आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, विटामिन B12 आता किससे है? क्या होता है विटामिन B12? आपको देखो, पता है? रिसेंटली मुझे पता चला है कि विटामिन बी से ना न्यूरो सिस्टम से भी जुड़ा है विटामिन B12, है ना? बस तो इतना ही पता है। नहीं, इतना तो नहीं पता। बाकी जैसे विटामिन B12 से काफी भाई लेडीज में ज्यादातर कमी हो जाती है, इसकी वजह से हम याददाश्त भी भूल जाते हैं अपनी, है ना? और जैसे मैं अभी वो कर पा रही हूँ, तो इससे ना क्या हुआ मेरे जैसे मैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग बताऊं, इससे क्या है, मेरे अंदर का जो नसें है ना मेरी टाइट होती जा रही है, मैंने ये महसूस किया है कि टाइट होती जा रही है। प्लस मुझे गर्मी लगती है, तो वो मुझे मतलब डॉक्टर ने यही बताया कि विटामिन B12 की कमी है और आयरन की कमी है आपको। बाकी मेरे अंदर जो महसूस हो रहा है, जैसे मुझे ज्यादा डायरिया टाइप होता है ना, जैसे सूखापन हो जाता है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है अंदर की नर्व्स में। देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन B12 जो होता है ना, वो हम्म
अभी क्यों हमारे देश में अचानक से विटामिन बी 12 के लोगों हर किसी में देख रहे हैं, सबको कोई भी ब्लड टेस्ट करा रहा है, सब नॉर्मल है, सिर्फ ये विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी डी, बहुत पाई जा यस रही है। यस, डी की कमी हो रही है। हाँ, तो उसका रीजन मैं बताती हूँ। देखिए, पहले विटामिन डी तो हमें पता है कि हमको सूरज की रोशनी से हाँ मिलता है, वो तो क्योंकि अब हम घर में रहने लग गए हैं, फ्लैट सिस्टम में रहने लग गए हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं है, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना ही ओके, वो इतना नहीं ही देख रहे। निकलते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है कि हम लोग धूप नहीं ले रहे, इसलिए मैंने बोला था ना कि हमको हम्म। लाइट बहुत जरूरी है, धूप की लाइट बहुत जरूरी है। इससे हमने हमारी बॉडी में जो भी डाइजेशन का भी काम हमारा धूप ही करता है। आपको क्या लगता है कि सर हम अच्छा खाना पिएंगे तो हमारा डाइजेशन हो जाएगा? धूप से भी हमको अच्छा डाइजेशन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक धूप रख लेना। ठीक है, तो एक विटामिन डी की कमी तो अपने वहां से हो रही है, और विटामिन बी 12 हमको मिलती है सॉइल से। अब क्या कहूँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको मिट्टी आके खानी है, मिट्टी में सबसे ज्यादा विटामिन बी 12 होता है। अब कमी क्यों आ रही है कि अब हम लोग बाहर निकलना बंद कर दिए हैं, बंद कर गार्डन में दिए। घूमना बंद कर यस दिए हैं, यस। पेड़ पौधों लगाना बंद कर दिए हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे हाथों की जो पहले मिट्टी आ जाती थी ना, कई बार क्या होता था, मिट्टी हम कितना भी धो लेते थे, हमारे हाथों में रह जाती थी, और हम लोग खाना भी खाते थे ना, तो कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 हमारे बॉडी में मिल जाता था हमको। लेकिन आजकल का सॉइल भी इतना ज्यादा मतलब पेस्टिसाइड ये सब डाल के हो गया है कि वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है उसकी वजह से, एक तो हम बाहर निकल नहीं रहे हैं, हम कोई भी ऐसा खाना नहीं खा रहे जिसमें विटामिन बी 12 की मात्रा ज्यादा हो। अब विटामिन बी 12 की मात्रा क्या होता है कि जो सब्जियां हैं, हम कहाँ से कौन सी सब्जी ले रहे हैं, हम पूरी पेस्टिसाइड वाली सब्जियां तो खा रहे हैं, कहाँ ऑर्गेनिक खा रहे हैं, क्या हम अपने घर में बना कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, उससे हमारी विटामिन बी 12 की प्रॉब्लम आ रही है। और विटामिन बी 12 का एक अच्छा स्रोत है, अगर आपको विटामिन बी 12 बढ़ाना है अपनी बॉडी में, तो ये जो प्रोबायोटिक की बात हो रही है ना, तो प्रोबायोटिक ड्रिंक जो होते हैं ना, यही आपको विटामिन बी 12 बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे आपका कांजी हुआ, जैसे अंबाली हुआ, जैसे मिलेट्स की अंबाली हो गई। और अगर जैसे उन्होंने दीपा जी ने बताया था कि आप ये भी खा सकते हैं, चावल का भी कभी अगर जैसे बच जाता है, पहले मैं क्या करती थी, चावल बच जाता तो फ्रिज में रखती थी, दूसरे दिन फ्राइड राइस करके खाती थी, बट अब मैंने ये चीज छोड़ दिया है। यस। जैसे ही चावल बचा, उसको रात में पानी में भिगो दो, सुबह तक वो फर्मेंट हो जाता है, उसको खा लो, वो सबसे अच्छा आपका प्रोबायोटिक ड्रिंक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे दही में भी प्रोबायोटिक एंजाइम ज्यादा पाया जाता है, इसलिए दही अगर आप ऐसा जगह से लेते हो जो मतलब अच्छी हो, मतलब ऑर्गेनिक टाइप की हो, तो वैसा दूध या दही से आप बनाइए, तो उसमें भी ये आपको विटामिन बी 12 अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजों से विटामिन बी 12 आपको नेचुरली मिलता है। वैसे वैसे हम जैसे मटके का पानी पीते हैं, वो मिट्टी वाला मटका ही होता है, मतलब वो हाँ, मैंने कभी छोड़ा नहीं। हम फ्रिज का पानी नहीं लेते हैं जल्दी से, बहुत अच्छी कभी भी बात है। गर्मी में हाँ भी नहीं पीते हैं। तो मटके वाला ही पानी पीते हैं, बच्चे भी मेरे वही पीते हैं। बाकी कुछ ये है कि हाँ ठीक है, घूमना फिरना थोड़ा सा बंद है। वैसे एक टाइम हम जाते हैं पार्क में, पास वाले पार्क में ही चले जाते हैं। हमारे घर में बालकनी में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। पहले तो अपने लेकिन दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि इससे मेरा दिमाग में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके पास में एक, मैंने फिर से बोला, पहले हमें अपने जैसे पूजा ने भी बताया, पहले हमें अपने आप की ना थॉट पे काम करना चाहिए। ये जो थॉट ही होता है ना, यही हमारी चीजों को रेगुलेट करता है। तो थॉट पहले पॉजिटिव बना के रखो कि मुझे कुछ नहीं होगा, और ये जो चीजें बता रही हूँ आप ये खाइए पीजिए, कुछ नहीं दिक्कत है। हाँ, कुछ दिन जरूरत अगर बहुत ज्यादा कम है तो आपको थोड़े दिन सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, और एक बार आपने सप्लीमेंट्स खा लिया, ठीक लग रहा है, उसके बाद आप जाके नेचुरल डाइट से भी चीजें कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए प्रकृति में जाइए, नंगे पाँव चलिए, थोड़ा पेड़ पौधों में भी आप जाइए, समय व्यतीत कीजिए, तो आपका विटामिन बी 12 एकदम सही हो जाएगा, डोंट वरी। और क्या कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल जैसे हस्बैंड को आया है, अभी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है हाँ, कोलेस्ट्रॉल, फैटी कोलेस्ट्रॉल का तो लीवर। देखिए, हम्म। किसी भी चीज का जो प्रॉब्लम है वो हमारे गट से ही प्रॉब्लम होती है। मैंने यस इसलिए यस। बताया कि कोशिश कीजिए कि आपको, वो मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगी, नहीं तो आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। वैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज्यादातर हम रॉन्ग हैबिट खाने पीने से भी करते हैं। जैसे हमें तेल हम बहुत खाते हैं, हर चीज में तेल डाल देते हैं, सब्जी बिना तेल के बनाना सीखिए ना। मेरे हस्बैंड को भी आया था ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम, और इतना आया था कि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोल दिया था मैंने बिना दवाई के तो तुम ठीक ही नहीं हो पाओगे। मैंने 3 महीने के अंदर बिना तेल का भी खाना बनाया, और वो एक ही महीने के अंदर ठीक हो गए थे, उनका पूरा रिपोर्ट ठीक। उनके डॉक्टर भी हैरान कि भाई तुमने किया क्या।
तब उन्होंने बताया कि मैं बिना तेल के सब्जी 1 महीने खाया हूँ, सब कुछ बिना तेल के। तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप चीजें ठीक हो जाती है जब आप ऑयल अभी यूज मत कीजिए फिलहाल। कोशिश कीजिए बिना ऑयल के भी खाने बहुत बनते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप देखिए तो आपको सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो ड्रिंक्स की बात किया था पूजा ने कि हमें ग्रीन जूसेस सुबह पीना चाहिए, तो चाहे पेठे का जूस हो या कोई ये क्या कहते हैं हमारा जो धनिया का जूस पीजिए, पालक का भी कभी जूस आप पी सकते हो। जितने भी ग्रीन चीजें हैं ना, उसमें क्लोरोफिल होने से क्या होता है, हमारी बॉडी को एक झाड़ू का काम देता है। गट में जो आपका जो इंटेस्टाइन होता है ना, वो झाड़ू का काम करता है, तो उससे वो चीजें क्लीन हो जाती है, तो आपको फिर ये जल्दी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। यू। ठीक है, थैंक यू पारुल जी। या वेलकम। मोनिका जी भी आई हैं, कुछ क्वेश्चन है। हाँ दी, अभी आपने बताया चावल को रात को क्या करना है, वो सुन नहीं पाई चावल मैं। को उतना ही, जितना चावल बचा है उतना ही पानी, थोड़ा सा और पानी और ज्यादा डाल दीजिए, और हाथ से अच्छे से चावल को मैश कर दीजिए पानी के साथ में, और उसको ढक दीजिए। मिट्टी के बर्तन में अगर हो तो सबसे बेस्ट है, ढक कर रख दीजिए। सुबह तक आप देखेंगे उसमें फुगुंदे आ जाएंगे, मतलब बबल्स आ जाएंगे, तब आप समझ जाओ कि आपका ये प्रोबायोटिक, मतलब एक तरीके से लाइव बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की कमी हो जाती है ना, तो हमको ये बैक्टीरिया चाहिए रहते हैं। तो ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बैक्टीरिया चलते हुए भी दिखाई देंगे, तो वो एक चीज आपको दही में भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप कहते हैं ना, अचार, अचार में भी ये चीज पाई जाती है, क्योंकि वो फर्मेंटेड होती है, तो उसमें भी बैक्टीरिया पाई जाती है। तो वो ऐसी चीजें आप खाओगे तो आपको हेल्थ अच्छा करेगा। तो सुबह आप इसको पानी को बस पीना और उसको खाना है चावल को, तो आप तो मतलब अच्छा हो चावल जाएगा, अगर डाइजेस्ट भी नहीं अच्छा खाए तो होगा दी, और ठंडा चावल नहीं करेगा खाए पेट पानी को। पी ले, हाँ, खाली पानी पी ले, चावल नहीं खाए तो। नहीं नहीं, चावल भी खा लीजिए। चावल भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें थोड़ा सा प्याज डालना है, तो थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए, थोड़ा टमाटर डाल दीजिए, है ना, थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ा सा मतलब काली मिर्च हरा डाल के, धनिया, जैसे थोड़ा सा टेस्ट बन जाए तो हरा बेस्ट धनिया होगा। पर वगैरह। कोशिश कीजिए कि अगर आप बिना नमक के खाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग ही नमक से नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया ही है इसमें कि इट्स अ काइंड ऑफ पॉइजन ओनली, स्लो पॉइजन है। तो कोशिश कीजिए इस पॉइजन को कम ही खाए, कोशिश करें कम। दी मैं साल भर होने लग गया कि मैं परमाले जी का नाम सुना होगा, ये इंदौर साइड में, तो उनका हम लोग सुबह नाश्ता लेते हैं, तिल मेथी सौंफ ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स, सुबह हमारे नियम से छाछ वगैरह ये नाश्ता होता है, फिर हम और आप डायरेक्ट 2 कोशिश बजे खाना। कीजिए वो सब खाने से पहले आप पहले हेल्दी जूसेस से स्टार्टिंग कीजिए। जैसे मैंने बताया ना, सुबह उठते ही आप अगर हेल्दी जूस पियेंगे तो पेट में जो भी रात का हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसको निकालने में हेल्प करता है। आप देखना आपका मोशन भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। तो फिर उसके मैं आधे घंटे बाद आपको जो खाना है आप उसे खाइए। तो हम पहले स्टार्टिंग हमारे लौकी होती है खाने में, तीन सॉरी। तीन लौकी खाते, हम स्टार्ट में लौकी खाते हैं पहले, उसके बाद अच्छा, फ्रूट होता है, फिर ड्राई फ्रूट्स होता है, फिर ये सारे नट्स वगैरह होते हैं, तिल मेथी सौंफ, खजूर आंवला, तो अश्वगंधा, सब चीज होता है हमारे इसके अंदर नाश्ते में, 20 आइटम होता है हमारे सुबह नाश्ते में। बाप रे, फिर मेरा तो उसके इतना बाद दिमाग ही नहीं चलेगा कि क्या क्या खाना है। मैं तो बहुत सिंपल डाइट ही रखती हूँ बाबा। हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट खाना खाते हैं हम लोग 2 बजे 3 बजे। उसके बाद रात को अगर भूख लगी तो मैं दूध लेती हूँ, मेरे साथ भूख लगती है तो फ्रूट खाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाते हम लोग। तो दूध क्यों पीते हैं आप, दूध क्यों पीते हैं? बाई चांस मेरे को भूख लगती है तो मैं फिर मेरे को कुछ मेरे को नहीं समझ है, मैं दूध या केला ले लेती हूँ, या फिर सिर्फ फ्रूट खा के रह जाती हूँ शाम को, मैं खाना एक टाइम लेती हूँ। तो आपको दूध के बारे में पता है कि दूध आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि क्या है, नहीं, कि दूध ठीक है मेरा आप? गाय का आता है, देसी गाय है मेरी यहाँ पे, खुद के मिल है, तो लैक्टोज वो गाय इंटॉलरेंस का की दूध। प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? लैक्टोज की क्या प्रॉब्लम चीज, नहीं है ना? क्या चीज की। जो दूध होता है उसमें लैक्टोज एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे भारत में 66% लोगों को दूध से एलर्जी होती है, वो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस इसको बोलते हैं। तो वो अगर नहीं है तो आप, अगर वो 30% में आते हैं तो गुड है, आप लीजिए अपने, और देसी गाय का दूध वो बेस्ट है, अच्छी बात है। लेकिन देसी गाय यही होता है शुद्ध गाय कि का हर दूध आता किसी है। को मिल्क, हाँ हाँ, तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं, जिससे आपको मन भरे भाई। बट हाँ, जिनको प्रॉब्लम है लैक्टोज से या एलर्जी है, प्लीज अवॉइड मिल्क, कुछ नहीं होगा, उल्टा आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, टॉक्सिन्स बहुत देगा वो आपकी बॉडी को। हम्म।
मेरे वो कोई Thank you. प्रॉब्लम नहीं है टॉक्सिन का, पेट साफ होने का, बहुत बॉडी में हल्कापन है, बॉडी बहुत स्वस्थ हो गई। थैंक यू मोनिका जी, हाँ। आपने भी अपना ज्ञान हमारे साथ आज शेयर कर किया आके। हाँ जी। हाँ और पारुल जी, बहुत सारा आपने ज्ञान दिया, सब लोगों ने आकर, दीपा जी ने, पूजा जी ने भी ऐड किया, शुक्रिया। अब हम सब लोग मिलकर जी, अनम्यूट मैं करेंगे आपको और इनको थैंक्स थैंक यू बोलना बोलेंगे चाहती हूँ। सबको। आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया बात रखने का, बताने का, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है आप लोग से बात कर रही हूँ। मैं किसी से ऐसे कभी नहीं बात की हूँ, अब फोन पे आपका ये कभी कभार काम हो शुरू जाती हो है। रहा है, अभी आपका काम शुरू हो रहा है सबको ज्ञान देने का। सब लोग आप लोगों अनम्यूट को कर मेरा ये सकते जो हैं, भी मैं आप थैंक लोगों यू को बोल अच्छा सकते लगा। हैं। दी हाँ बहुत आप यूट्यूब लिंक ये जरूर भेजना, मैं हाँ लेट जी, ज्वाइन कर पाई, मैंने लेट देखा था ये। अभी भेजूंगी, थोड़ी देर में ही भेज दूंगी। सब हाँ लोग मिलकर ओके, थैंक यू बोलेंगे, पारुल जी को, वेलकम, दीपा थैंक जी यू, को, पूजा जी को। थैंक यू। थैंक यू लव यू थैंक यू। सभी को। थैंक यू, दीपा जी ने भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। फुल ऑफ थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। हाँ, फिर एक और सेशन जब कभी होगा फिर से मिलेंगे। ओके, यस, थैंक ओके यू। थैंक यू। थैंक ओके। यू, बाय।